तो साइंस शुरू करने से पहले थोड़ा यूक्रेन रशिया के ऊपर कुछ बात करते हैं और आपको नोट्स कैसे बनाने हैं इसके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, उसके लिए कुछ गाइड कर देंगे इसके बारे में। क्योंकि ये टॉपिक करंट अफेयर्स में एक चीज मान के चलिए कि अगर न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनती है कोई सप्ताह भर से ज्यादा, एक सप्ताह से ज्यादा अगर हेडलाइन बनती है और न्यूज चैनल में कंटिन्यूअस अगर कोई खबरें आती हैं लंबे समय तक, तो वो प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। क्योंकि जो डेली न्यूज़पेपर में या डेली मीडिया में जो चीजें चलती हैं वो फिर वीकली और फोर्टनाइटली मैगजीन का मसाला बनती हैं, एडिटोरियल बनती हैं और एनालिसिस बनता है, और वही चीजें फिर मंथली मैगजीन में जाकर के कोट होती है। मंथली मैगजीन में काउंट वही चीजें आती हैं जो लंबे समय तक मीडिया में बनी रहती है, और जो मंथली मैगजीन में आने लगती है उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है जो लंबे समय तक जगह घेरती है, मैगजीन की, न्यूज़पेपर की और टेलीविजन चैनल में जो ज्यादा समय लेता है, चाहे वो टीआरपी के कारण हो चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन लोग देखना पसंद करते हैं, महत्वपूर्ण खबर होती है, वो फिर ईयर बुक में भी आती है, जो वार्षिक ग्रंथ होता है उसमें भी आती है। जैसे कि संदर्भ ग्रंथ के रूप में, रेफरेंस बुक के रूप में आप लोग पढ़ते हो इंडिया 2022 है ना, भारत 2022 जो है, इस प्रकार के, या क्रॉनिकल ईयर बुक, मनोरमा ईयर बुक, ऐसी जो चीजें होती हैं ये इनमें फिर वो जगह वो लेता है। तो फाइनली ईयर बुक भी पढ़ना चाहिए, मंथली मैगजीन भी पढ़ना चाहिए, फोर्टनाइटली मैगजीन भी पढ़ना चाहिए और डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। तो इससे आपको ईयर बुक में वो चीजें होंगी, 10% चीजें रह जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट खबरें होती है उसका 10% ईयर बुक में हो जाता है, और ईयर बुक में जो जगह पा गया इसका मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सब चीजें छोड़ दी जाती हैं, छोटी मोटी चीजें छोड़ दी जाती हैं। अब रूस और यूक्रेन का जो संकट है ये 3 पेज लेगा कम से कम ईयर बुक में। कोई भी ईयर बुक बनेगी उसके 3 पेज में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है जरूर बताया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का। तो परीक्षा के लिए भी 1 से 3 प्रश्न, 1 पेज मतलब 1 प्रश्न, ईयर बुक का 1 पेज मतलब 1 प्रश्न, ठीक है। क्योंकि बाकी चीजें जो ईयर बुक में होती है वो तो डिपार्टमेंट वाइज और वो इंफॉर्मेशन पर होती है, लेकिन करंट अफेयर्स के अगर 50 प्रश्न है तो 50 पेज मान के चलो, तो 3 पेज है तो 3 प्रश्न भी हो सकते हैं, तो घुमा फिरा के 3 प्रश्न हो सकते हैं। इंटरव्यू इसके बिना पूरा नहीं होता। अभी यूपीएससी के भी इंटरव्यू होंगे महीने भर बाद, एमपीपीएससी के इंटरव्यू भी महीने भर बाद शुरू होंगे, तो दोनों के इंटरव्यू शुरू होंगे, तो जो लोग इंटरव्यू के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये बिल्कुल बहुत बड़ा टॉपिक है। यूपीएससी का इंटरव्यू एवरेज 25 मिनट टू 35 मिनट चलता है, 30 मिनट एवरेज मान लो, तो 30 मिनट में 5 मिनट आपका यूक्रेन रशिया जाएगा आधे घंटे में, तो आधा घंटा जो है आपको रशिया यूक्रेन पे तैयार करना पड़ेगा, 5 मिनट तैयार करना पड़ेगा। 5 मिनट के प्रश्न आपके इसी के ऊपर, हो सकता है एक ही प्रश्न हो सकता है 3-4 प्रश्न हो उससे, लेकिन आधे घंटे के इंटरव्यू में 5 मिनट आपका इसके ऊपर जाना ही जाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो मैंने आपको बताई, और कैसे इंपॉर्टेंस आता है वो भी आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा क्यों इंपॉर्टेंस आता है। अब आपको उसमें एक परिपक्वता दिखानी पड़ती है कि आप उसको किस एंगल से देखते हैं, दृष्टिकोण क्या है आपका, सोचने का नजरिया क्या है, उस आधार पे आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। आपसे भविष्य की चीजें पूछी जाती है, भविष्य पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा तो आपको बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हर घटना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छा खासा 100 साल का, 200 साल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। क्योंकि बिना हिस्ट्री को समझे हम अगर कमेंट करेंगे किसी चीज को तो बचपना होगा। अभी बहुत सारे लोग इंडिया में भी भावुक हो रहे हैं कि रशिया हमारा दोस्त रहा इसलिए हमको पुतिन का वो करना चाहिए, लेकिन वो हमारा दोस्त था, वो सोवियत रूस था, यूएसएसआर था। ये जो रशिया है ये डिफरेंट है, ये हमारा दोस्त नहीं रहा उस टाइप का, ठीक है। तो स्वाभाविक मित्र नहीं कह सकते,
हाँ, स्ट्रेटेजिकली रणनीति बना करके आप मित्र बनाते हो, बात अलग है। स्वाभाविक मित्र हमारा कौन था? यूएसएसआर था, और यूएसएसआर बिल्कुल डिफरेंट था, उसकी नीतियां अलग थी, वो बिल्कुल अलग तरह का कम्युनिस्ट कंट्री था। ये जो है ये कैपिटलिज्म आ चुका है, बहुत अंतर है, इसके इंटरेस्ट अलग है, ठीक है, बिल्कुल अलग इंटरेस्ट है। और जिस समय में हम दोस्ती की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तब अमेरिका हमारा दुश्मन नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ था, और वो भी हमारा दुश्मन नंबर 2 था। वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए दौड़ के आता था, हथियार लेके भगा था, हथियार और जहाज लेकर के और पनडुब्बियां लेके आता था, और जब भी पाकिस्तान याद करता वो आके खड़ा हो जाता था। आज का अमेरिका पाकिस्तान की याद करने पे आता नहीं है, इसलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम लोग उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जाने बिना जो बात करते हैं वो फिर अनपढ़ आदमी की श्रेणी में आते हैं। ये अधकचरा पड़ा हुआ आदमी है, तो फिर वो फिर सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में और उसमें पकड़ा जाता है, फिर आप ऑर्डिनरी पर्सन हो जाते हैं दरअसल, जबकि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, ठीक है। देखो, भीड़ में अलग दिखना, ज्ञानवान दिखना, पढ़ा लिखा दिखना बहुत बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। भीड़ में शामिल होना बहुत सामान्य सी बात है। अब भीड़ में अलग दिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है, बहुत अलग से मेहनत करना पड़ती है उसके लिए। भीड़ में दिखने के लिए तो कुछ नहीं है, आप एक जैसा गाना जो सब गा रहे हैं वो गाने लग जाओ, एक जैसा नारा लगा रहे हैं वैसा सब लगाने लग जाओ, एक जैसी हरकतें जो कर रहे हैं वैसी हरकतें सब करने लग जाओ, काम खत्म। उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हार्डवर्क करना पड़ता है। अलग दिखने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म सस्टेन जो है वही चीजें करती है। मानवीय मूल्य हैं, मानवाधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, नैतिकता है, सदाचार है, अहिंसा है, ये सब लॉन्ग टर्म चीज है, ठीक है ना, और लॉन्ग टर्म तक चलती है। और यही, आप युद्ध हमेशा करते नहीं रह सकते ना। कई लोग युद्ध को सपोर्ट करते हैं, लेकिन युद्ध आप हमेशा करते नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा युद्ध ही करते रहोगे तो खर्चा होता रहेगा, लोग खत्म होते रहेंगे, लोग आपसे नफरत करने लग जाएंगे, आप खलनायक हो जाओगे। हाँ, जब जरूरत पड़े तब आप में गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा जरूरी है, प्रतिकार भी जरूरी है, विरोध भी जरूरी है, लेकिन वो समय पड़ने पर करना है। हमेशा कोई एकदम आंखों में गुस्सा लिए रहे, हमेशा झगड़ा करने के मूड में रहे और हमेशा ही चमका के रहे, तो ऐसा थोड़ी होता है। वो तो प्रवृत्ति आपकी गलत प्रवृत्ति हो गई। तो इसलिए वो आवश्यकता के हिसाब, उसी को तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं हमारे इसमें। जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस उसी को कहते हैं। बहादुरी, तब उस शब्द को क्या बोलते हैं? बहादुरी, नहीं तो वो आतंकी हो जाता है। तो बहादुर में और आतंकवादी में अंतर है। आतंकवादी को आप बहादुर नहीं कह सकते, ठीक है। बहादुर व्यक्ति जो अच्छे से सामना करता है उसको बहादुरी बोलते हैं। आतंकवादी का उसका कोई रणनीति नहीं होती। तो दोनों में अंतर है। ये अंतर करने के लिए थोड़ा सा आपको रणनीतिक तरीके से समझना चाहिए। तो आज हम लोग बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आप इसी पैटर्न पे पढ़िएगा। तो पहला जो पैटर्न है, पहला जो है इसका, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोनों का। पहले रशिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरे में यूक्रेन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा और आपको कहूंगा कि इसका एक एक पैराग्राफ में आप शॉर्ट नोट बनाइए। तो आप जाकर के नोट्स बना लेना, विकिपीडिया पे मिल जाएगा। और आजकल बहुत अच्छे अच्छे नोट्स जो है, बहुत सारे ग्राफिक्स और इन्फोग्राफिक्स जो है वो उस पर गूगल पे मिल जाते हैं इमेजेस में। तो आपको आसानी से मिल जाएंगे बने हुए नोट्स। उसको कॉपी कर लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोनों का, ठीक है। दूसरा आएगा ज्योग्राफिकल व्यू, भौगोलिक दृश्य। दोनों का भौगोलिक दृश्य, उनकी मैप में स्थिति। तो दूसरा हिस्सा हो जाएगा आपका ज्योग्राफिकल वाला। पहला हिस्टोरिकल, दूसरा ज्योग्राफिकल। तीसरा हो जाएगा इकोनॉमिकल।
इकोनॉमी की स्थिति क्या है दोनों की? चौथा हो जाएगा पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, डिफेंस के हिसाब से पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एंड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन पर जो आक्रमण हुआ उसकी शुरुआत, इन्वेजन, एंड लास्ट रहेगा इंपैक्ट ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व पर इस युद्ध के प्रभाव। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाया ऐसा करके कंप्लीट होता है। रशिया यूक्रेन जो है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इन पॉइंट्स में कंप्लीट होगा। ठीक है, इससे आपका पूरा कंप्लीट सिनेरियो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल लिखा है, वहां कल्चरल भी लिख लीजिएगा। हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस, ये सब ऑब्लिक करके हो जाएगा वहां। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अगर आपको दुनिया में समझना है तो इन पॉइंट्स में समझने की कोशिश करिएगा, आपका नोट्स बन जाया करेगा। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों की तैयारी एक साथ होती है, ध्यान रखिए। अलग अलग तैयारी टुकड़ों में नहीं होती। ये जो भ्रम है लोगों का, ये आज इस एग्जाम्पल से और दूर हो जाएगा, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे उसी में से प्रीलिम्स का प्रश्न निकल करके आएगा, उसी में से मेंस का आपको आंसर लिखना है और इंटरव्यू में जो पूछा जाए वो बताना है। तो ये जो भ्रम होता है लोगों को कि प्रीलिम्स की अलग से करेंगे, प्रीलिम्स के अलग से क्या कर लोगे? आपने जो पॉइंट प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट माना, मान ले जाए कुछ पॉइंट्स को आपने तय कर लिया कि ये तो मेंस में पूछेंगे और मैं इसको अभी छोड़ देता हूं क्योंकि मैं तो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूं, और उन्हीं में से जो आपने छोड़ा उसमें से आ गया, तो ये कोई ऐसा कोई किसी सिलेबस के साथ या एमपीपीएससी यूपीएससी ने वादा थोड़ी कर रखा है कि हम परिचय वाली चीज या छोटी चीज, राजधानी या करेंसी जो है वो प्री में पूछेंगे और उसके बाद आगे की जो चीजें हैं वो मेंस में पूछेंगे, और फाइनल इंपैक्ट वगैरह क्या पड़ रहा है ये हम इंटरव्यू में पूछें। इंपैक्ट सीधा वो यहाँ पूछ लेगा प्री में। तो जो आपने इंटरव्यू के लिए सोच रखा है वो प्री में आ गया, तो फिर आप क्या करोगे? बहाना मारते फिरोगे कि नहीं हमने तो ये इंटरव्यू के लिए पढ़ा था। बहाना थोड़ी चलता है। दरअसल ये किसने तय किया कि ये प्री की तैयारी और ये मेंस की तैयारी और ये इंटरव्यू की तैयारी? ये दुकानदारी कोचिंग वालों की, क्योंकि 10-15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स का, तो उसी का मार्केट है प्रीलिम्स का, सबसे बड़ा मार्केट ही उसी का। और जो प्रीलिम्स पास कर जाता है और उनमें से 90% को तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि प्रीलिम्स पास आप होते ही तभी हो जब आप मेंस के लायक हो। मेंस के लायक जो हो जाते हैं लोग, मेंस निकालने लायक जो हो जाते हैं, वही प्रीलिम्स पास होते हैं लगभग, जिनकी अच्छी खासी तैयारी है। हर किसी की तो होती नहीं है, तो वो अधिकांश लोग कोचिंग ही नहीं करते। जो प्री पास अपने बलबूते पे कर देते हैं वो तो कोचिंग करते ही नहीं, क्योंकि प्री अपने बलबूते पे पास कर लिया तो फिर कोचिंग क्या करना है? तो वो तो वैसे भी कोचिंग, यानी प्री पास लोगों का तो कोई मार्केट ही नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। प्री पास लोगों का कोई मार्केट नहीं है। इसका मतलब कोचिंग आपकी मेंस के लेवल पे तो सक्सेस हो ही नहीं सकती, और वो लिमिटेड होते हैं। 7-8 हजार लोग इंडिया में होते हैं, तो किसी भी एक कोचिंग में 100-150 से ज्यादा कैसे पहुंचेंगे? तो उससे कोचिंग कैसे चलेगी? इसलिए वो 15 लाख मार्केट पे निगाह रखते हैं और बार बार बोलते हैं प्रीलिम्स का बैच है, इसमें हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, और ये प्रीलिम्स है, ये फाउंडेशन बैच है, ये प्रीलिम्स है, इसमें आइए। तो लाखों लोग होने की वजह से उनको 1-1, 1.5 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार स्टूडेंट तक मिल जाते हैं किसी कोचिंग को। तो वो देखते हैं मार्केट में टारगेट किसको करना है, और हम लोग उसी चक्कर में आ जाते हैं। तो हमसे भी लोग बहस करने लग जाते हैं कि सर प्रीलिम्स का पढ़ाओगे कि मेंस का पढ़ाओगे? तो ये आज आप देखो, इस एग्जाम्पल से देखो आप कैसे पढ़ा सकते हैं, इसमें से अलग कैसे करोगे, सूचनाओं को अलग कैसे करोगे? बस एक को आपके पढ़ने मात्र से काम चल जाता है, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, तो लिखने की हैंडराइटिंग आपकी खराब है, फिर भी आप संतुष्ट हो सकते हो। आपको लिखना नहीं आता, लेकिन आपके पास सूचनाएं दिमाग में पहुंच गई, लेकिन उनको कागज पे उतारना नहीं आता, ना तो आपकी स्पीड अच्छी है,
आप आधे घंटे में एक पेज लिखते हो या तो भी आप प्री क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ नहीं चलते, लेकिन दिमाग तो चल रहा है। ये हैंडराइटिंग बहुत गंदी है आपकी, प्रेजेंटेशन आपको नहीं आता, लेकिन दिमाग तो चल रहा है। ऐसे में हो सकता है कि आप प्री निकाल लो, लेकिन मेंस में जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि मेंस में लिखा हुआ सामने जाएगा। इसलिए मेंस में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी को याद करना आ गया और लिखना भी आ गया, लेकिन बोलने में बड़ा वो शाह है, वो बोल नहीं पाता, डर लगता है, तो उसका इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इंटरव्यू मतलब बोलना, मेंस मतलब लिखना, और प्रीलिम्स मतलब थॉट प्रोसेस और मेमोराइज करना। आ गया समझ? तो चीजें वही हैं, जिसको आपने थॉट प्रोसेस किया है, जिसका आपने मेमोराइज किया है, उसी को आपको लिखना है और उसी को आपको मुंह से बोलना है। सीधी सी बात है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मेंस की कोई अलग से क्लास लेने का कोई मतलब है। मेंस के दिनों में ज्यादा से ज्यादा लिखवाना चाहिए, स्टूडेंट से ज्यादा लिखवाना चाहिए कि आप लिख के बताओ। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, तुम लिखो, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप लिखो, जल्दी से लिख के बताओ, और टाइम फ्रेम में लिख के बताओ। अनंत काल तक बैठ के नहीं लिखना है, क्वेश्चन छूट जाएंगे। परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, बस ये इतना सा अंतर है। उसको कितना बड़ा हुआ बनाया हुआ है, उसको कितना अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, और उसके ऊपर पैसा कमा रहे हैं। अब जो सही में वाकई में ठीक से पढ़ा रहा है, उससे क्वेश्चन करते हैं कि आप ऐसा करोगे। हमने कहा मतलब हमने गलती कर दी हम आपको सही बता रहे हैं। तो हम जो है उसमें और उल्टा खलनायक हो जाता है कि ये ठीक से नहीं बताते, पूरी दुनिया अलग जा रही है, ये अलग जा रहा है, जबकि सही बता रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम, तो आपको मुझे लगता है कि ये वाला डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जिन जिन के भी मन में ये चल रहा है। दूसरी चीज एमपीपीएससी यूपीएससी का मैं बार बार बताता रहता हूँ, एमपीपीएससी वाले अपना सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे अपने अंदर। हर परीक्षा एक सुधार मांगती है, अपग्रेडेशन मांगती है। आपका मोबाइल फोन भी अपग्रेड मांगता है, वो भी आप जानते हो कि नई जो है वो अपडेट आई हुई है, तो आपको अपडेट मांगता है ना, वो तो एकदम फिर आप अपडेट करते हो, तो जो बीच में हैंग हो रहा था या कुछ दिक्कतें आ रही थी तो वो सब दूर कर देती है कंपनी। तो हर व्यवस्था अपडेशन करती है। तो स्टेट सर्विस के एग्जाम्स भी अपडेशन करती है। तो किसके हिसाब से करेगी? अकॉर्डिंग टू यूपीएससी करेगी, यूपीएससी से मार्गदर्शन मांगेगी। तो इसलिए हमेशा स्टेट सर्विस के जो एग्जाम्स हैं वो यूपीएससी को फॉलो करेंगे जब भी वो सुधार करने का सोचेंगे। और हर 2-3 साल में तो कोई न कोई अधिकारी आता है, कोई न कोई व्यक्ति आता है, कोई न कोई चेयरमैन ऐसा आता है जो सुधार करता है। तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, मैं आपको कोई कठिन चीजें नहीं बता रहा। तो ये कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि एमपीपीएससी में निरंतर सुधार होगा तो वो यूपीएससी हो जाएगा। और किसी दिन उसको ठान लिया उसने कि मैं तो पूरा इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके ही रहूंगा, तो वो 90% तक यूपीएससी के नजदीक चला जाएगा, या हो सकता है किसी दिन 100% भी चला जाए। दूसरा, स्टेट ये भी दबाव डालते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री लोग एमपीपीएससी पे, उस पर आखिर हमारे बच्चे आईएएस क्यों नहीं बन पाते मध्य प्रदेश के? क्योंकि उन लोगों को, जिन लोगों के साथ काम करना पड़ता है, वो आंध्र प्रदेश के होते हैं, तमिलनाडु के होते हैं, पंजाब के होते हैं, हरियाणा के होते हैं, दिल्ली के होते हैं, बिहार के होते हैं। उनके साथ यहाँ दिन भर वल्लभ भवन में माथापच्ची करना है। मध्य प्रदेश के 2 या 3 होते हैं, 16 लोग हुए तो मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं है। 16 आईएएस आने वाले थे, 2 एमपी के आए और बाकी जो 14 थे वो दूसरे स्टेट के आ गए, जबकि एमपी के 8 लेने वाले थे, वो बराबर लेने वाले थे, 8-8 दोनों, 8 एमपी के 8 बाहर के, लेकिन 6 लोग कम मिले एमपी को। तो यहाँ के लोग सवाल करते हैं कि भाई 8 क्यों नहीं दे पाते हम आईएएस? 8 आईएएस क्यों नहीं दे पाते हम लोग? 2 ही क्यों दे पाते हैं? तो फिर वो बोलते हैं सर वो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे और वो बहुत हल्की होती है और यूपीएससी बड़ी टफ पड़ती है। अरे तो उस एमपीपीएससी को टफ बनाओ एमपीपीएससी को ऐसा बनाओ कि यूपीएससी निकले लोगों का, करो उसको, तब हम छूट देते हैं तुमको, करो। तो ये हर 2-3 साल में ऐसी समीक्षा होती है, इस प्रकार की बातें होती है। तो एमपीपीएससी वाला फिर फोकस करता है कि मैं थोड़े से क्वेश्चंस इस टाइप से बनाऊं, कुछ क्वालिटी लाऊं, कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि यूपीएससी में बच्चे निकलने लग जाएं। बात समझ में आई नहीं? ये बिल्कुल सिंपल बात, कारण भी मैंने आपको अंदर से खोल के बता दिया कि क्या कारण है।
इसलिए अब बच्चे बार बार आ जाते हैं हमारे पास कि वो सर आप एमपीपीएससी का कराओगे यूपीएससी का कराओगे। हमने कहा जब उसको अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो वो तो यूपीएससी वाला अगर कोई तैयारी कर रहा है और वो अगर एमपीपीएससी में बैठेगा और क्वेश्चंस में अच्छा जवाब देगा तो उसको डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और जो हल्का जवाब देगा तो आप कहोगे नहीं मुझे इतना कठिन नहीं जवाब देना, मुझे हल्का वाला जवाब देना है ताकि मैं एमपीपीएससी का हूं, मैं एमपीपीएससी के हिसाब से जवाब दूंगा, मतलब मैं हल्का दूंगा, मैं यूपीएससी वाले के हिसाब से जवाब नहीं दूंगा। तो आपको कौन लेगा? मैं आपको कई बार एग्जांपल देता रहता हूं कि जब हम मजदूर करने के लिए जाते हैं और 400 रुपए में मजदूर मिलने वाला और एक 55 साल का आदमी आ गया जो खांस रहा है और बीड़ी भी पी रहा है, और एक 25 साल का नौजवान आ गया जो लंबा भी है और हष्ट पुष्ट भी है, आपको मजदूरी करवाना है दिन भर, तो आप किसको चयन करोगे? भाई जो दिन भर बीमार नहीं होगा, अच्छे से काम करे नहीं तो वो हाँफ जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाएगा। और ज्यादा उम्र वाला है तो मजाक भी कर लेता है, हो सकता है गाली भी दे दे, हो सकता है कि वो काम भी ना करे और बोल दे मेरे से तो इससे ज्यादा नहीं होता और मुझे मजदूरी, हो सकता है वो 4 बजे भागने की कोशिश करे। तो आप मजदूर मजबूत वाला ढूंढते हो, अच्छा वाला ढूंढते हो। तो एमपीपीएससी को जब अच्छा व्यक्ति जो यूपीएससी देने लायक है, जो आईएएस बनने लायक है, और ऐसा व्यक्ति आंसर लिख के दे रहा है और मजबूत आंसर दे रहा है, अच्छा आंसर दे रहा है, तो वो उसी को सिलेक्ट करते हैं। इसलिए एमपीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर लेवल पे जो लोग पहुंचते हैं वो सारे आईएएस बनने लायक हैं। बस एक दिक्कत है कि परिवार और समाज के दबाव में वो आगे नहीं बढ़ पाते, रिजाइन नहीं दे पाते, यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, वो एमपीपीएससी में संतुष्ट हो जाते हैं और फिर वो जीवन भर डिप्टी कलेक्टर। मैं यहाँ कम से कम 100 डिप्टी कलेक्टर को जानता हूँ, सिर्फ वो 1 साल दिल्ली रह जाते या कोचिंग कर लेते तो वो आईएएस हो जाते हैं। और वो आईएएस के लिए ही थे, आईएएस बनने लायक थे, लेकिन किसी कारण से डिप्टी कलेक्टर बन गए। उसके बाद अगले साल शादी हो गई, फिर जिम्मेदारियां आ गई, फिर कलेक्टर सोचते हैं इतना अच्छा अधिकारी, इसको मैं छुट्टी न दूं पढ़ने की, तो उसको काम पे काम देता रहता है। और वो सोचते हैं कलेक्टर मुझसे बहुत इंप्रेस है, तो वो कलेक्टर की सेवा में जुटा रहता है। तो वो जो जामवंत और अनुमान वाला है ना, वो अपने आप को पहचान नहीं पाना वैसा काम हो जाता है और वो अपनी शक्तियों को भूल जाता है और वो डिप्टी कलेक्टर ही रह जाता है। ऐसे कम से कम मैं 100 लोगों को जानता हूँ जो आईएएस होते हैं, और 90% आईएएस जो है उनसे नीचे है आईक्यू में भी, उनकी हालत खराब है। आईएएस उतने अच्छे नहीं हो, किसी कारण से आईएएस बन गए लेकिन उनके सामने नहीं टिकते। लेकिन अब चूंकि उनकी पोस्ट छोटी है इसलिए उनकी कोई वक्त नहीं है, वो हमेशा उनके सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं। तो इसलिए कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही पागल आदमी है, लेकिन ये कि उसको हमेशा कम माना जाता है, हमेशा हल्का माना जाता है, उसकी इज्जत नहीं होती कभी भी। और वो जब प्रमोटी आईएएस बनता है तब तक वो सिस्टम में करप्ट भी हो जाता है या फिर सिस्टम के हिसाब से ढल जाता है और जी हजूरी करने की इतनी आदत हो जाती है कि 45-50 में जब उसको आईएएस अवार्ड होता है तो उसमें आईएएस की फीलिंग ही नहीं आती और वो अपने आप को ऑफिसर मान ही नहीं पाता और वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता जो 25 साल के लड़के में आईएएस में रहता है, वो कॉन्फिडेंस उसमें 55 साल में भी नहीं आ पाता। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि सीधा यूपीएससी की अच्छे से तैयारी करो, अलग तैयारी नहीं है कुछ भी, ना प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की अलग से तैयारी है, ना एमपीपीएससी यूपीएससी की कोई बहुत ज्यादा अलग तैयारी है। आप अपने आप को जितना हल्का रखने की कोशिश करोगे आप बाहर हो जाओगे या ज्यादा से ज्यादा नायब तहसीलदार बन पाओगे, नौकरी पे अटक जाओगे, किसी न किसी नौकरी में जाके अटक जाओगे। बाकी एकदम सफल होना, एकदम एग्जाम को क्रॉस करना या टॉप 10 में आना एमपीपीएससी में भी, एमपीपीएससी के हिसाब से हल्की तैयारी रख के टॉप 10 में एमपीपीएससी में भी नहीं आ सकते आप, उसके लिए भी आपको स्ट्रांग ही बनना पड़ेगा। और टॉप 10 में आए बिना तो डिप्टी कलेक्टर मिलता नहीं है, फिर आपको फिर दूसरी कैटेगरी की ये जो छोटी छोटी पोस्ट मिलेंगी, उसमें जिंदगी भर आप परेशान होते रहो। बहुत सारे बच्चे परेशान होते रहते हैं, बहुत बच्चे परेशान हैं, छोटी नौकरियों में लग गए, अब वो बहुत परेशान है, उनको बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा बीच में इसलिए बता दिया क्योंकि प्रश्न बहुत आते हैं और इन दिनों में बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मूल प्रश्न यही होते हैं कि एमपीपीएससी, यूपीएससी या फिर प्री मेंस इंटरव्यू, ये सारे भ्रम है। मेहनत करिए, पूरे टॉपिक को कवर करिए जैसा हमने अभी बताया ऐसे। तो आइए चलते हैं हिस्टोरिकल, कल्चरल और इस बैकग्राउंड में। बहुत पहले यदि आप जाएंगे इस हिस्से में, रशिया का जो ये हिस्सा है पूरा रूस, तो उसको बोलते थे RUS, रूस।
RUS नाम था, और रूस था, और उसको बोलते थे काइवन रूस। जो कीव अभी राजधानी आप बोलते हो उसका था KYVIN, काइवन रूस, और उसका मुख्य सेंटर था कीव, वही रूस कहलाता था। ठीक है, स्लाव लैंग्वेज थी, स्लाव लैंग्वेज। और 10वीं शताब्दी में बाइजेंटीन एम्पायर, बाइजेंटीन चर्च जो था, उसके इन्फ्लुएंस में ये कैथोलिक चर्च के अंतर्गत आते थे। बाइजेंटीन चर्च, बाइजेंटीन एम्पायर के चर्च। तो ये इनकी 10वीं शताब्दी वाली हिस्ट्री है। उस समय में ये सब कबीले थे, छोटे छोटे कबीले थे, जिसे हम बुल्गारिया कहते हैं, जिसे हम बेलारूस कहते हैं, जिसे हम यूक्रेन कहते हैं, रशिया कहते हैं। ये जो रशिया आज आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा 2.2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर वाला, ये रशिया इतना बड़ा नहीं था। इधर तो कोई आता ही नहीं था, ये तो बहुत बर्फ थी और इस टाइप का था, तो यहाँ तो कोई आता नहीं था। और ये तो अथा बस खाली बंजर जैसा पहाड़ और नदियां और आपका झीलें और बर्फ, इसके सिवा और कुछ नहीं था। इधर कोई मानवीय बसावट नहीं थी, ना ही इधर कोई ट्रांसपोर्टेशन था किसी प्रकार का। सारी जो जनसंख्या थी वो यूक्रेन जो भी है और कीव जिसको हम लोग कहते हैं उसके आसपास ही सब कुछ था। और नीचे जब जाएंगे आप तो कॉकेशन जो रेंज है वो, जिसमें कि जॉर्जिया है, अजरबैजान है, रोमानिया है, ये जो है। तो अब आपके क्या क्या टिप्पणी लिखना है, एक तो स्लाव लैंग्वेज पे शॉर्ट नोट बनाना है आपको, स्लाविक लैंग्वेज या स्लाव लैंग्वेज। अब यहाँ हिस्ट्री वाले में मैं बता रहा हूं, तो एक बाइजेंटीन चर्च एंड बाइजेंटीन एम्पायर ऑब्लिक एम्पायर, बाइजेंटीन चर्च ऑब्लिक एम्पायर, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट बनाई है कि उसका इन्फ्लुएंस कहां था। ठीक है, काइवन रूस, RUS रूस, इसके ऊपर एक टिप्पणी बनाई है। तो ऐसे शॉर्ट नोट जब आप बनाएंगे तो एक नोट्स अच्छा बन जाएगा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाहर कोई प्रश्न आने की संभावना बहुत कम बचेगी। तो यहां से आपका नोट्स बनना शुरू होगा। ठीक है, वैसे भी किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी संघर्ष को समझना हो तो इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। ये एक उदाहरण हो जाएगा, वो सैंपल बता रहा हूं मैं आज आपको। और ये जो 10वीं शताब्दी में ये सब चला, बाद में आप लोग देखते हो रोमानोव डायनेस्टी है ना, जार डायनेस्टी या जार शाही बोलते थे हम लोग उसको। तो रोमानोव सेकंड जो है, अब आपको यहाँ पर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, फरवरी क्रांति, लेनिन के नेतृत्व में फरवरी क्रांति। यहां मैं इसलिए आ गया हूं सीधा क्योंकि अगर हम बीच के इतिहास में जाएंगे तो वो इतना काम का नहीं है, तो इसलिए इतिहास यहाँ का अगर आप देखोगे तो यही है। अभी यूक्रेन अलग से नहीं आएगा, यूक्रेन अलग से 1991 से आएगा। दिसंबर 1991 में लगभग आपको यूक्रेन अलग दिखाई देगा। उससे पहले आपको यूक्रेन को अलग नहीं पढ़ना। यूक्रेन मतलब यही है, रशिया। तो इसीलिए अभी जो पुराना वाला जो भाव है वो निकल करके आता है पुतिन का, क्योंकि जो जार सोचते थे या निकोलस रोमानोव सोचते थे, वो लोग जो रोमानोव डायनेस्टी के लोग जो सोचते थे वो यही सोचते थे कि हम इधर शिफ्ट हो गए मॉस्को की तरफ, हम थोड़ा मॉस्को की तरफ आ गए हैं, लेकिन हम ओरिजिनल रूस हैं और हम रशिया नाम उसी से निकल करके आए। तो हम काइवन रूस जो है, वो कीव वाला जो रूस है वो ओरिजिनल हम हैं और हम बिग ब्रदर हैं और आप लिटिल रशियन हो, आप छोटे रशियन हो। तो ये भाव उन्होंने पैदा किया उनके अंदर कि तुम छोटे रशियन हो, हमारे छोटे भाई हो। तो यूक्रेन वाला जो हिस्सा है वहां पर एक तरह से, ये अभी से नहीं, ये 1900 के आसपास से 1800 के आसपास, तब से ही वो ये बोलते आए। 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में वो यही बोलते थे पूरे टाइम। 17वीं शताब्दी में यही बोलते थे कि हम लोग थोड़ा सा इधर शिफ्ट जरूर कर गए हैं, लेकिन आप हमारे छोटे भाई। और ईस्ट स्लाव, 3 प्रकार की स्लाव लैंग्वेज है, ईस्ट स्लाव, वेस्ट स्लाव एंड साउथ स्लाव। ईस्ट स्लाव, वेस्ट स्लाव एंड साउथ स्लाव। ईस्ट स्लाव में आता है ये जो अभी रशिया है, बेलारूस है एंड यूक्रेन, ये ईस्ट स्लाव कहलाता है।
तो ये ईस्ट-स्लाव फैमिली है, तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। और जो वेस्ट स्लाव है अभी यूरोप में चला गया है। यूरोप और एशिया मिलाकर के उसको बोलते थे यूरेशिया। उसको क्या कहा जाता था? यूरेशिया वाला पार्ट। एक बाल्टिक पेनिनसुला पे जरूर लिख लीजिएगा, बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक पेनिनसुला क्या होता है। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक पेनिनसुला में है और बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थे। 15 एम्पायर थे छोटे बड़े, वो यूएसएसआर के पार्ट थे। अब यूएसएसआर कब बना ये हम लोग अभी बताते हैं आपको। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, खास करके 1917 में जब अब हम बात करते हैं, तो उस समय में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, फरवरी क्रांति, लेनिन को पालने पोसने का जो काम हुआ था वो जर्मनी के द्वारा हुआ था। और जर्मनी ने जो है लेनिन को एक तरह से वहां इम्प्लांट किया था कि आप जाओ वहां पर और वो सब करो। और खास करके वो जिस विचारधारा को लेकर आया था वो मार्क्स की विचारधारा था, इसलिए हमने मार्क्सवाद को फिर वहां पर आकर के लेनिनवाद के रूप में पाया। रशिया में वो लेनिनवाद हो जाता है, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन जो थे वो रशिया के आधुनिक यूएसएसआर के जनक हैं एक तरह से। यूएसएसआर उनके नेतृत्व में बना है और वो विचारधारा लेके आए थे मार्क्स की, जर्मनी से। जर्मन फिलोसोफर मार्क्स, कार्ल मार्क्स, उसको खुद को भी माइग्रेट करना पड़ गया था, आपको पता है। और एंजिल उसके साथ में जो उसकी व्याख्या करने के लिए था। तो ऐसे विचारकों का प्रभाव था और वो लेके आया था। और उसके साथ ही हुई थी बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति बहुमत में थे, मेजोरिटी। बोल्शेविक का मतलब होता है मेजोरिटी और सोवियत का मतलब होता है वर्कर्स। तो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका मतलब होता है सोवियत। तो सोवियत का मतलब होता है वर्कर्स। तो वर्कर्स के द्वारा जो बहुमत में है उनके द्वारा की गई क्रांति, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इस क्रांति के फलस्वरूप आपको पता है कि रोमानोव को जो है उसके परिवार सहित उड़ा दिया गया। एक कमरे में उनको बंद करके रखा गया, उनको कहा गया कि आपको कहीं शिफ्ट करेंगे हम लोग। और बाद में जो है पूरा शराब पी करके एक पार्टी गई और उसने धड़ धड़ गोलियां बरसा के पूरा जो अंतिम शासक थे पुराने रूस के, उनको जो है उनकी हत्या कर दी गई। एक छोटा बच्चा था जो हीमोफिलिक था उनका, उसको भी उड़ा दिया गया। बाद में उनको जलाया, फिर उनकी अस्थियों को गाड़ा और नामो निशान मिटा दिया गया। लेनिन 1924 में उसकी मृत्यु हुई ब्रेन स्ट्रोक से। और लेनिन के बाद जिस आदमी ने इसको संभाला वो था स्टालिन, है ना। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का नाम भी क्या है जानते हैं ना? हाँ, स्टालिन। तो स्टालिन जो था वो आदमी बड़ा क्रूर आदमी था। स्टालिन एक क्रूर तानाशाह था, प्योर डिक्टेटर। और स्टालिन के यहां पर जो आप देखोगे कि उसने, जो क्रूर तानाशाह होता है उसको इंटेलेक्चुअल से बहुत दिक्कत होती। उसने इंटेलेक्चुअल्स जितने भी थे उन सबकी हत्या की। जितने भी बौद्धिक लोग थे, जितने भी प्रोफेसर्स थे, जितने भी टीचर्स थे, जितने भी रिपोर्टर्स थे, न्यूज़पेपर वाले थे या राइटर थे, साइंटिस्ट थे, यहां तक कि डॉक्टर सारे मार डाले उसने। सभी डॉक्टर मार डाले। और जो भी रैशनल बात करता था, जो भी तर्क लगाता था, जो भी बुद्धि लगाता था, उन सबकी हत्या कर दी।
ये खतरनाक व्यवहार था उसका, एक हाथ छोटा था उसका, क्रूर था, और यहां तक कि बचपन के ट्यूटर को भी मारा उसने, क्योंकि उसको पता था कि स्टालिन पैदल है दिमाग से, क्योंकि वो तो बचपन से पढ़ाता था, उसको मालूम है कि इसको कुछ नहीं आता। तो स्टालिन को पता था कि ये एक दिन मेरी पोल पट्टी खोल सकता है, तो उसने उसकी भी हत्या करवाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो रूस को किस दिशा में ले गया। ज्ञान का कोई मतलब नहीं, ज्ञान वाली कोई भी चीज नहीं। और उससे पहले जो मैं थोड़ा सा एक और चीज जोड़ दूं, यूक्रेन वाला जो हिस्सा था जिसे वो लिटिल ब्रदर कहते थे 1900 के आसपास, 1850 के आसपास, उस समय में ही यूक्रेन को दबाने की कोशिश हो गई थी, क्योंकि यूक्रेनियन लैंग्वेज जो थी उसकी जो बुक्स आती थी उस बुक्स की बंद कर दी उन्होंने। बोला नहीं, इस लैंग्वेज में जो भी करना है आपको रूसी में ही करो। एजुकेशन का मीडियम चेंज करवा दिया उन्होंने, उसको बोला था रूसीफिकेशन। मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं वापस, जो छूट गया मैं हिस्सा आपको करवाना। यूक्रेन को उस समय से ही उन्होंने दबाना शुरू कर दिया था, रूसीफिकेशन। तो हर चीज का वो रूसीफिकेशन करते थे, शिक्षा का भी, सिलेबस का भी, किताबों का भी, पूरा, कि इस भाषा में, यूक्रेनियन भाषा में आप काम नहीं करोगे, रूसी भाषा में काम करो, क्योंकि आप स्लाव हो, ईस्ट स्लाव लैंग्वेज में ही काम करोगे। यूक्रेनियन थोड़ा सा अलग टच जाता था, बोले नहीं आपको इसमें अलग संस्कृति, कल्चर को खत्म करने की कोशिश की गई। जो उनका कल्चर था उसको, कल्चर को खत्म करने की कोशिश की, संस्कृति पे अटैक आया था। और ये 1900 से पहले ही होने लगा था, स्टालिन ने उसको बढ़ावा दिया और इस तरह से उसने दबाया, बहुत लोगों की, लाखों लोगों की हत्या की। और 1932 से लेके 33 में जो है एक बहुत बड़ी घटना हुई, होलोडोमोर, उस घटना का नाम है होलोडोमोर। और होलोडोमोर है मैन मेड फेमिन, मनुष्य के द्वारा रचा गया अकाल। स्टालिन ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि लोग भूखे मरे, और 75 लाख लोग यूक्रेन में मारे गए अकाल से, भूख से मर गए 1932 से, स्टालिन की वजह से। उसको इसलिए आप जो यूक्रेन और रशिया का संकट है, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो कौन कौन से गांव हैं, दिलों में कैसे गांव हैं, कैसी नफरत है एक दूसरे के प्रति, वो आपको समझ में आएगी। और ये किसके द्वारा दी गई है वो समझ में आएगा, तब जाकर के आप रशिया यूक्रेन क्राइसिस को समझ पाओगे। इसलिए हर क्राइसिस, हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिए। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से समझिए, तो फिर आपका दिमाग जो है वो रैशनल बनेगा। तो होलोडोमोर जरूर याद रखिएगा, 1932 का होलोडोमोर। होलोडोमोर उन्होंने, आज भी कोई लोग नहीं भूल पाते हैं, ये यूक्रेनियन वर्ड है होलोडोमोर। किसी यूक्रेनी को अगर आप बोलोगे कि होलोडोमोर, तो वो रो देगा, भूख से मरना। और वो भी मैन मेड फेमिन, ऐसा नहीं है कि प्रकृति बारिश नहीं हुई थी या ये नहीं, वो संकट नहीं था, अन्न की उपस्थिति थी। गेहूं उगाने वाला क्षेत्र भूख से मर गया, जो दुनिया को सबसे ज्यादा गेहूं उगा करके बेचता है, सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करता है, वो क्षेत्र भूख से मर गया। तो ये तो कुछ सरकार की नीतियां ही हो सकती है। तो कम्युनिस्ट शासन का सबसे बेकार पीरियड था जो यूक्रेन ने देखा। तो यूक्रेन के साथ क्या क्या ज्यादती समझ में आई, लिटिल बोलना, लिटिल ब्रदर, एक लिटिल रशियन, कि आप लिटिल रशियन हो, एक चीज। दूसरा, कल्चर को खत्म करने की कोशिश करते रहना, एजुकेशन को खत्म करने की कोशिश करना, हमेशा गुलामी की अपेक्षा करना। दूसरा, होलोडोमोर, ठीक है, खास करके स्टालिन के समय। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, निकिता खुश्चेव।
रूस का राष्ट्रपति बनता है निकिता क्रुश्चेव। अब उस समय रूस नहीं बोलेंगे, उस समय बोलेंगे यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। रूस तो हम लोग बोलते ही हैं उसको पहले से, लेकिन उसका पूरा नाम क्या होगा? यूएसएसआर। तो ये यूएसएसआर का राष्ट्रपति जब निकिता क्रुश्चेव बना तो ये बिल्कुल एक अलग प्रकार का व्यक्ति था। और इसने डी स्टेनिलाइजेशन किया, जो स्टेलिन वाला जो हिस्सा था उसका इसने पूरा उल्टा काम किया। स्टेलिन का उल्टा आदमी था, ठीक है। और ठीक ठाक कार्य कर रहा है। 1952 में 1952 में जो है स्टेलिन की डेथ होती है, और वो जब बीमार होता है तब डॉक्टर नहीं मिलता, क्योंकि वो सारे मार दिए थे उसने, तो बिना इलाज की वजह से मर गया, इलाज नहीं मिल पाया उसको, नहीं तो स्टेलिन बच जाता। तो तानाशाहों की यही स्थिति होती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके समय में तो आप समझ सकते हो कि उस समय में रशिया और अमेरिका मिलकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग ले रहे थे और जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे, देखा जाए, ठीक है। ब्रिटेन, यूके भी था। तो ये तो हम कोल्ड वॉर बोलते हैं ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति 1989 तक, ये 1989 तक की जो स्थिति है, इसको हम लोग कोल्ड वॉर बोलते हैं, शीत युद्ध। 47 से लेकर के 1989 तक ये कोल्ड वॉर का समय है। और उससे पहले वाला 1947 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है। उस समय में ये दोनों एक हो जाते हैं। कौन सी शक्ति? अमेरिका भी और रूस भी एक हो जाते, देखा जाए तो। और ब्रिटेन भी एक सहयोग प्राप्त करता है, और सब जर्मनी को मजा चखाने में, क्योंकि वही पोलैंड का आक्रमण और वो सब आप लोग जानते हो, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। वो फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर कभी करेंगे। यहां हम देखें, हिस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है। फिर निकिता क्रुश्चेव का समय आता, और फिर जो व्यक्ति आता लियोनिद ब्रेजनेव। बीच में छोटे मोटे अभी एक एक 2-2 साल के लिए जो आते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। जो लंबे समय तक कार्यकाल जिनका रहा, 15-20 साल जिन्होंने रूस पे शासन किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, लियोनिद ब्रेजनेव। और लियोनिद ब्रेजनेव के समय का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि, और क्रुश्चेव के समय का थोड़ा और मैं आपको, क्रुश्चेव वो व्यक्ति था जिसने एक तरह से, एंड्रोपोव भी है बीच में, क्रुश्चेव जो है वो व्यक्ति था जो एक तरह से माओ से तुंग, माओ जेडोंग के साथ में उनका दोस्ती होता है चीन में थोड़े समय के लिए। चीन की उन दोनों की दोस्ती क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि चीन का कम्युनिज्म ऐसा माना जाता था वो किसानों का कम्युनिज्म, और ये इंडस्ट्रियल कम्युनिज्म है, औद्योगिक कम्युनिज्म। उद्योग है रशिया में, और उद्योगों में जो वर्कर्स हैं वो साम्यवाद लेके आ रहे हैं। इसलिए चीन का साम्यवाद और रशिया का साम्यवाद में रशिया वाले अपने आप को सुपीरियर मानते थे कि तुम किसान लोग हम लोग फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उद्योगों में काम करने वाले लोग, हम थोड़े से ऊपर हैं, इसलिए तुम्हारा कम्युनिज्म थोड़ा सा घटिया है। इसलिए रशिया और इनके साथ में। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका जब कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है और ये चीजें, तो ऐसे में माओ जेडोंग के साथ आता है। लेकिन फिर बाद में आपको पता चला कि इन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, खास करके लियोनिद ब्रेजनेव के समय में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अफगानिस्तान में 1979 में अफगानिस्तान में दखल देना शुरू कर दिया रशिया ने। अभी ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब ईस्टर्न कंट्रीज कहलाते हैं। और यहां पर ईस्टर्न कंट्रीज में रशिया का प्रभाव था पहले से, लेकिन लियोनिद ब्रेजनेव जो थे वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे अफगानिस्तान में। उनको लगा कि अफगानिस्तान में मेरा इन्फ्लुएंस रहे और मैं अफगानिस्तान का शासन अपने हाथ में लूं, तो उन्होंने वहां हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इसी का जो फायदा उठाया, और उससे पहले 1971 वार का भी हम लोग, इंडिया वाला भी एक रेफरेंस में यहां दे दूं,
1971 के वॉर में जो रिचर्ड निक्सन था अमेरिका का राष्ट्रपति और उसका डिफेंस सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर, वो 7th फ्लीट लेकर के पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी में आ गया था, बे ऑफ बंगाल में आ गया था। अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उसका डिफेंस सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर खुद आया था 7th फ्लीट लेकर के, नेवी की 7th फ्लीट वो अपनी लेकर के, पनडुब्बियां वो लेकर के, लेकिन पीछे पीछे रशियन पनडुब्बियां, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कांटेक्ट किया यूएसएसआर से और यूएसएसआर ने मदद भेज दी और हेनरी किसिंजर को वापस जाना पड़ा और पाकिस्तान की मदद नहीं हो पाई और बांग्लादेश अलग देश बन गया, पाकिस्तान को तोड़ करके 2 भागों में बांट दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है हमारी। उसी को बुनाते हुए अभी सब लोग बोल रहे हैं कि हमको रशिया की मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं यही बता रहा था कि वो यूएसएसआर था और अभी रशिया हमारा ठीक है कि मित्र है, लेकिन रशिया अभी जो है, अभी हम लोगों ने नई नई दोस्ती उधर भी की है तो हम लोग बड़े, विदेश नीति हमारी बड़ी विचित्र टाइप की विदेश नीति हो गई, क्योंकि हमको रशिया से हमेशा हथियार खरीदते रहना है, यूक्रेन को दोस्त बना के रखना है, क्योंकि यूक्रेन हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन नहीं है, और यूक्रेन से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। तो यूक्रेन से हमारे सारे रिलेशन हमको मेंटेन करने हैं, रशिया से हथियार खरीदते रहना है और चीन से व्यापार करना जरूरी है, क्योंकि सप्लाई चेन चीन है, चीन से व्यापार हम लोग तोड़ नहीं सकते। और अमेरिका से क्वाड में हमको बातचीत करते ही रहना है, क्योंकि हम लोग क्वाड में हैं, तो अमेरिका से बातचीत बंद कर नहीं सकते चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये लगभग स्थिति नेहरू वाली हो गई, गुट निरपेक्ष वाली, नॉन अलाइनमेंट, मतलब हम किसी में नहीं जा सकते, इसलिए तो हमने वोट करने से अलग चले गए। तो ये तो नॉन अलाइनमेंट था, नेहरू यही तो बोलते थे हम किसी पचड़े में नहीं पड़ सकते, गुट निरपेक्ष। तो अभी कौन सी नीति काम आई? नेहरू की नीति, क्योंकि भारत का जो सिचुएशन है वो उसी टाइप का है। तो जो लोग गुट निरपेक्षता की आलोचना करते थे और पानी पी पी के कोसते थे पूरा गुट निरपेक्षता को, अब वो खुद ही गुट निरपेक्ष हो गए। अभी आपने देखा लास्ट में गुट निरपेक्ष ही होना पड़ा, क्योंकि जब ऊपर पड़ी तब एकदम लगा क्या करें, नहीं कुछ नहीं कर सकते तो फिर एकदम समझ में आ गया कि यही सही नीति है। तो 1950 के दशक में भी यही थी और 2020 में भी यही है। तो वो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है उसमें। बीच में आपने जो फिर किया उसका क्या किया, उसकी क्या रिजल्ट निकले, तो क्या सहायता मिल गई आपको और कितना आपको उसमें हेल्प मिल गई। बल्कि ट्रंप ने तो धमकी दे डाली थी, अगर तुमने क्लोरोक्विन नहीं भेजी तो फिर देख लेना। तो मतलब मात्र जो क्लोरोक्विन दवाई के तौर पे, ट्रायल के तौर पे थी, बाद में खुद WHO ने भी बोला और सबने बोला कि उसकी जरूरत नहीं है। ड्रग कंट्रोल वालों उन्होंने भी बोल दिया था, अमेरिका वालों ने भी बोले नहीं वो क्लोरोक्विन काम ही नहीं करे। उसके चक्कर में ही पंगा होते होते बचा और तुरंत भेजना पड़ी फिर क्लोरोक्विन। तो वो तो सन के आदमी था ना। तो ऐसा आदमी तो कभी झगड़ा होता है तो जो पड़ोसी को पीटने जा रहा है डंडा लेके आपका लड़का, तब तक आपको अच्छा लग रहा है, बाद में कोई गाली देना आया उसको भी उसने डंडा, जब देखो तब वो डंडा उठाता और पीटने जाता और गाली निकालता, आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये ठीक करता। किसी दिन आप बोल पड़े उसके खिलाफ तो आपके ऊपर भी डंडा लेके वो वाली गाली निकाल के। तो ऐसे लोगों की दोस्ती जो है बड़ी खतरनाक होती है। तो ये दोस्त बड़ा स्थिर दिमाग का और स्थायित्व और बहुत क्रेडिबल और उस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो रशिया उस टाइप का है, लेकिन उसकी मदद लेने के लिए उसके गोद में बैठने की जरूरत नहीं है, ना ही उसका बहुत ज्यादा अपीजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। जो असली दोस्त होता है वो बहुत ज्यादा तुष्टिकरण नहीं मांगता, बहुत ज्यादा चापलूसी भी नहीं मांगता, वो दोस्ती निभाता है। उसको मालूम है मुझे दोस्ती निभाना, तो उसके लिए आपको आडंबर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही उसके लिए इतना कोई सोशल मीडिया पे हुआ वगैरह खड़ा करने की जरूरत है। वो उसका स्थायी तो मेंटल लेवल पे होता है, वो अलग चीज है। और जब आपका मित्रता जब आपकी सिद्धांतों के लेवल पे हो, प्रिंसिपल्स आपके मिलते हों, वैल्यूज मिलती हों आपकी, तब तो बात ही अलग हो जाती है। वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के लेवल पे हो तो तब तो दोस्ती की बात ही अलग होती है, वो तो फिर आत्मीय दोस्ती होती है। और वो अब इस जमाने में, पूंजीवादी जमाने में मिलना बड़ा मुश्किल है। मटेरियलिस्टिक जमाना है और पूरा भौतिकवादी जमाना है और हर कोई प्रगति की दौड़ में है, पूंजीवादी दृष्टिकोण है। ऐसे समय में मूल्यों की राजनीति या मूल्यों की अपेक्षा इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो की नहीं जा सकती। फिर भी यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, और खास करके हम फंडामेंटल राइट्स के मामले में और इनमें देखें तो यूरोप
डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब यहां हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल वैल्यूज के बजाय एक और चीज बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब वो तो रशिया में बिल्कुल भी नहीं है। रशिया में वो वाले डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो आपको अमेरिका में ज्यादा मिलेंगे वो वाले तो। इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कौन सी है? अमेरिका। और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? इंडिया। आज सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया। तो ये फिर भी 5.5 करोड़ वाले यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया, तो उसी को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं हिस्ट्री में। तो लियोनिद ब्रेजनेव ने अफगानिस्तान में किया। अफगानिस्तान में जब वो गया तो ये कोल्ड वॉर का बिल्कुल एकदम क्लाइमैक्स था, और इस समय में अमेरिका ने तय किया, आइजनहोवर ने, कि अब हमको जो है मुजाहिदीन लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो पाकिस्तान के मदरसों में फंडिंग करना शुरू की अमेरिका ने 1979 से, और तालिबान खड़ा किया। अमेरिका ने क्या खड़ा किया? तालिबान, ओसामा बिन लादेन और ये सब अमेरिका की उपज है। रशिया को सबक सिखाने के लिए, यूएसएसआर को सबक सिखाना। कहां पर? अफगानिस्तान। फंडिंग करना, हथियार देना, जैसा अभी वो बोल रहे हैं यूक्रेन को हम हथियार देंगे, ट्रेनिंग देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, और पूरा कुछ और पैसा देंगे। तो पाकिस्तान के जो मदरसे थे वहां पर मुजाहिदीन जो कहलाते थे, उन लोगों में तालिबान शब्द निकला तालीम से। विद्यार्थी, मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, तालीम हासिल करने वाले जो विद्यार्थी, उसके लिए शब्द था तालिबा। वो एन लगा देते हैं तो फिर उसको तालिबान बोल देते हैं। बाकी तालिबा चंद्र बिंदु लगता है बा के ऊपर, वो तालीम से बनता है। तालीम मतलब विद्या, और तालिबा मतलब विद्यार्थी, मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थी। और उसकी फंडिंग, उसकी सारी सब चीजें, ये सब जिम्मेदारी किसने ली? यूएसए। मात्र था कि आपको यूएसएसआर को मजा चकाना है, क्योंकि वो आपकी मदरलैंड पे आ गया है, कम्युनिस्ट आदमी। और लियोनिद ब्रेजनेव जो है वो कब्जा करना चाहता है अफगानिस्तान पे। आप सब उसको सबक सिखाओ। यही चीज वो यूक्रेन को बोलता है, सबक सिखाओ इसको। तो हालत किसकी खराब हुई? यूक्रेन की। उस समय हालत किसकी खराब हुई थी? अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान में आतंकवाद आया, और ओसामा बिन लादेन और ये सब जाकर के, तो वहां पर जो प्रो रशिया रिजिम बना के जाते थे, रशिया को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में थे, जो इस प्रकार के पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के मदरसों के पढ़ने वाले बच्चे और जो कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले लोग हैं वो यहां पहुंचे। इसलिए ये जितने भी इस्लाम कंट्रीज हैं, यहाँ पर राज कपूर बड़े प्रसिद्ध थे, और हिंदी फिल्में बहुत प्रसिद्ध थी। मैं यूएस में जब ट्रेवल कर रहा था तो ड्राइवर जब हिंदी गाने सुनते हुए मिलता था तो मुझे लगता था ये इंडियन है, मतलब मैं बहुत अच्छा लगता था मुझे कि यूएस में हिंदी गाने चल रहे हैं टैक्सी में। तो मैं पूछता था भैया कहाँ से हो क्या, तो उसको हिंदी भी समझ में आती, सब आती। तो कई बार वो बोलता था मैं कजाकिस्तान से हूँ, कोई बोलता मैं उज्बेकिस्तान से हूँ। वो सास भी कभी बहुत ही सीरियल चलता था, तब पूरा खाली हो जाता था मार्केट और सब रोड सुनसान हो जाते थे। इतना ज्यादा स्मृति ईरानी को पसंद करते हैं वहां पे। तो वो यहाँ के सारे स्टार्स को जानते हैं, हिंदी मूवी चलती हैं तो जबरदस्त। ये इस्लाम कंट्रीज, यूक्रेन, रशिया, यहाँ पर राज कपूर का जलवा था एक समय में। तो हिंदी फिल्में बिल्कुल एकदम, और नेहरू बहुत पसंदीदा व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा पसंदीदा राजनीति में व्यक्ति थे नेहरू। और राज कपूर, लता मंगेशकर, हिंदी फिल्में, हिंदी गाने, और पूरी जो है ट्रांसलेशन होते थे, कई बार ऐसी डब होती थी मूवीज, कई बार ऐसी चलती। अफगानिस्तान भी उसी में से था। अफगानिस्तान में वही वाला कल्चर नीचे निकल करके आता था जो उज्बेक में था, कजाक में था, ताजिक में था, वही चीज यहाँ पर भी थी, क्योंकि ये भी इस्लाम कंट्रीज की तरह था और रशियन इन्फ्लुएंस वाला था, प्रो रशिया थे सब। और कुछ कट्टर इस्लामिक लोग ये नहीं चाहते थे कि ये प्रो रशिया रहे। और कम्युनिज्म को इस्लाम बुरा मानता है। इस्लाम मानता है कि नहीं, हमारे इसमें पूंजी को हराम नहीं मांगा, पैसे वाला बनना, अमीर बनना बेकार नहीं है,
और इस्लाम साम्यवाद में ये था कि नहीं, पैसे वाला नहीं बनना, सब लोगों का ख्याल रखना है, मजदूरों में बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ये कम्युनिज्म की विचारधारा थी। और इस्लाम वाले ये सोचते थे कि नहीं, कैपिटलाइजेशन बिल्कुल सही चीज है, पूंजीकरण सही चीज है, पूंजीवाद होना चाहिए, ज्यादा पैसा रहेगा तो अच्छी बात है। खुद में मोहम्मद साहब जो थे, वो जिनसे विवाह उन्होंने किया था, एक विधवा थी, वो बहुत पैसे वाली थी, उसका पूरा बिजनेस संभालते थे वो, तो पूंजीपति महिला के पति बने थे। तो इसका मतलब है कि वो पूंजीपति लोगों से नफरत नहीं करते थे। तो इस्लाम की नींव से ही अगर उठा करके देखो तो कहीं पे भी पूंजीवाद की बुराई नहीं की गई, लेकिन उसमें दान की बात की गई, जकात की बात की गई है, तरह तरह के दान निकालने की बात की गई कि आपको दान निकालना चाहिए, गरीब लोगों को दान, फकीरों को दान देना चाहिए, उसकी बात तो उसमें भी की गई है। तो उसी गुस्से के आधार पर कि अच्छा अफगानिस्तान को तुम कम्युनिस्ट बनाओगे, कौन खड़ा हो गया? तालिबान। और उसी का एक हिस्सा ओसामा बिन लादेन, अलकायदा, उसको ट्रेंड करना, उसको ओसामा बिन लादेन बहुत अच्छे इंग्लिश बोलता था, सिविल इंजीनियर था और काफी पैसे वाले परिवार से था, कुवैत से था, उसके पिता की 39वीं संतान था वो, और सिविल इंजीनियर था, उसका पूरा परिवार इंजीनियर था और कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उनकी। तो वो आदमी उसको मिल गया अमेरिका को, उन्होंने कहा इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो उसने पूरी टेक्नोलॉजी भी जान ली और इंजीनियरिंग समझता था, तो उसने माइनिंग वगैरह भी जानता था। तो ये जितने अफगानिस्तान की जो गुफाएं थी उनमें होल करना, उनको गुफाओं को रहने लायक बनाना, और ये जो मुजाहिदीन तालिबान के, अलकायदा के सैनिक जो जाएंगे, ये कैसे गुफाओं में रहेंगे, उनके लिए सुविधाएं तैयार करना, उनके लिए नहाने की, रुकने की, खाने खाने की व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, ये सब काम तोरा बोरा की पहाड़ियां जिनको कहते थे, वो अफगानिस्तान की उन पहाड़ियों में बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की उसने, और बहुत अच्छी सेवा की उसने अलकायदा की और तालिबान की, उसको खड़ा किया। और आपने 9/11 देखा, फिर किसने किया? ओसामा, उसी ने नाक में दम कर दिया। मैंने कारण भी बता दिया था, अमेरिकी सैनिक थे, कुवैत एक बार छुट्टी पे गया ओसामा बिन लादेन, तो अफगानिस्तान से, और तब सद्दाम हुसैन ने आक्रमण कर दिया था कुवैत पे, कुवैत को कब्जा कर लिया था सद्दाम हुसैन ने। तो जो सीनियर बुश थे, वो सीनियर बुश ने जो है वो इराक पे आक्रमण कर दिया कि तुमने कुवैत पे कैसे कब्जा जमा लिया। 92 के आसपास की बात है, 92-93, खाड़ी युद्ध, गल्फ वॉर बोलते हैं उसको। और वो गल्फ वॉर में जो है सद्दाम हुसैन पे अटैक हुआ, और सद्दाम हुसैन को तो फिर बाद में गिरफ्तार किया और वो सब चीजें तो आप जानते हो, लेकिन कुवैत पे उन्होंने कब्जा कर लिया और कुवैत से वो तेल लेते रहे, अमेरिकन ऑयल वहां से निकाल करके हो जाते रहे। तो अमेरिका के सैनिक जो है वो कुवैत में घूमते थे। तो समुद्र किनारे एक बार जब वो घूमने गया ओसामा बिन लादेन अपने दोस्तों के साथ में, सब लोगों के साथ, तो और काफी युवा थे उनके साथ में, तो वहां कुछ सैनिक जो थे वो कुवैत की महिलाओं को परेशान कर रहे थे सी बीच पे। तो ये चीज जब ओसामा बिन लादेन ने देखी, तो हथियार तो उसके पास थे ही और ट्रेंड लोग भी थे, मुजाहिदीन सब साथ में, तो उसने जो है धड़ाधड़ गोलियां चलाई और अमेरिकी सैनिकों को सबको मार दिया जो भी गुंडागर्दी कर रहे थे। तो उससे वो जो बीच था वो पूरा खून से लाल हो गया, और अमेरिका को जब ये थी तो ये एक तरह का विद्रोह लगा। अब बड़ी दिक्कत हो गई ओसामा के लिए, तो पंगा हो गया, इतने सारे अमेरिकी सैनिक मार दिए, तो अब तो दुश्मनी हो गई। तब से वो फिर अमेरिका के आंख में खटकने लगा, और तब उसने कई तरह जगह पर, सूडान और कई जगहों पर जाकर के एम्बेसी में हमले किए, अमेरिका की एम्बेसी में जाकर के वो हमले करता था और फिर अफगानिस्तान में जाके छुप जाता था। फिर वो जो अलकायदा संगठन था, उसी अलकायदा संगठन ने जो है, और तालिबान, तो तालिबान ने क्या किया 1995 में, पूरी तरह से प्रो रशियन जो नजीबुल्लाह था, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति नजीबुल्लाह, वो प्रो रशियन था, रशिया ने ही उसको राष्ट्रपति अपॉइंट कर रखा था अफगानिस्तान का, उसकी हत्या कर दी तालिबान ने और पूरी तरह से सत्ता पे कब्जा कर लिया। तो 1995 से 2000 तक, यानी 9/11 तक जो सत्ता रही वो तालिबान का फर्स्ट फेज था, अभी ये सेकंड फेज चल रहा है तालिबान का।
फिर से तालिबान की सत्ता है। और इधर अमेरिका ने तालिबान से बातचीत करके फिर सत्ता उनको सौंप के खुद गए। आपको पता है अभी अभी विड्रॉवल हुआ ट्रूप्स का, तो क्या था, तालिबान से बातचीत की थी। मॉस्को भी उसमें बीच में कई बार आता था कि मॉस्को भी, और बातचीत किन जगहों पे होती थी ये आपको पता है। तो इसको आप थोड़ा सा एंगल, वो तालिबान का सेकंड फेज फिर कभी देखोगे तो मैं फिर आपको उसके बारे में बताऊं। तो आपको एंगल समझ में आया। आतंकवाद को जन्म देने में अमेरिका का भी बहुत बड़ा रोल है, और वो उसी का फिर शिकार भी बनता है। तो कल्प्रेट और विक्टिम एक ही है, खुद ही अपने विरोधियों को मजा चखाने के लिए जब आप इस तरह की चीजें करते हो तो वो आत्मघाती हो जाती है। इसलिए आतंकवादियों को कभी भी तैयार नहीं करना चाहिए, सशस्त्र लोगों को कभी भी तैयार नहीं करना चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं फैलानी चाहिए। इसलिए बापू की अहिंसा बहुत प्रासंगिक होती है, इसलिए महात्मा गांधी बहुत प्रासंगिक है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, मानवता के पक्ष में वही है। वायलेंस को उकसाओगे, वायलेंस को करोगे, वायलेंस को प्रमोट करोगे, प्रोवोक करोगे, वो आपको एक दिन निकल जाएगा, खत्म करते हैं। सांप पालोगे, किसी दिन पता चलेगा घर के लोगों को सांप ने ही डसा और उसी की वजह से मरे। बोलते हैं ना गोताखोर पानी में ही मरता है जो, और सांप पालने वाला, सांप से सांप का खेल दिखाने वाला किसी दिन सांप के काटने से ही मरता है। तो आप जो काम करोगे, जिस चीज से खेलोगे, उसी से आपकी डेथ होगी। बार बार ऊंचा कूदते हो, ऊंचाई से कूदने की जिनकी आदत है, ऊंचाई से गिरने से ही मृत्यु होती है, क्योंकि वो किसी दिन फेल होगा, गेम खत्म होगा, क्योंकि आप ये काम करते हो। इसलिए अगर दुनिया में सुकून से रहना है तो महावीर स्वामी को याद रखो, भगवान बुद्ध को याद रखो, और महात्मा गांधी को याद रखो सबसे। इसीलिए वो सबसे ज्यादा प्रासंगिक है और यूनिवर्सल है, वो सभी की पसंद है, जियो और जीने दो, वही सिद्धांत वो यहाँ आता है। ताकत का तो कोई पार ही नहीं है। आप ताकतवर बनने की कोशिश करो तो उसका कोई पार नहीं है। तो चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। हिस्ट्री में चल रहे थे हम लोग। तो लियोनिड ब्रेजनेव के बाद में एक और व्यक्ति निकल करके आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति की तरफ चलता हूं, वो है गोर्बाचोव। गोर्बाचोव वो व्यक्ति थे, गोर्बाचेव भी बोलते हैं, गोर्बाचेव भी बोलते हैं, गोर्बाचोव भी बोलते हैं। तो इंडियन न्यूज़पेपर, जो हिंदी न्यूज़पेपर थे, वो गोर्बाचोव लिखते थे। इंग्लिश में तो वो एक जैसा लिखा रहता है, उसको आप चाहे जो प्रोनाउंस कर दो। गोर्बाचेव सामान्यतः जो एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो सिंपल प्रोनाउंस करते हैं वो है गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये जो गोर्बाचेव थे, ये राजीव गांधी के कार्यकाल के आसपास, 1985 के आसपास गोर्बाचेव आता है। और राजीव गांधी के काफी अच्छे दोस्त थे। भारत से काफी अच्छी दोस्ती रही उनकी, और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे सबने मिलकर के काम किया। और इस समय में, गोर्बाचेव के समय में एक बहुत बड़ी घटना हुई, यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर की समाप्ति। और यूएसएसआर का विघटन होना शुरू हो गया 1989 में, लगभग शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। शीत युद्ध की जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया और गोर्बाचेव के समय में अंग्रेजों से, अमेरिकन से उतनी तनातनी नहीं रही, हथियारों की होड़ में भी एक दूसरे से दोनों ने जो है काफी हद तक सहमति बिठा ली। और एक दो चीजें और बैकग्राउंड में जाएंगे तो चेरनोबिल का हादसा जरूर लिखेगा, चेरनोबिल एक्सीडेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर में एक्सीडेंट हुआ, काफी लोग, हवा में रेडिएशन, आकाश में रेडिएशन फैल गया, दूर दूर तक वो रेडिएशन का असर रहा, काफी लोग मरे भी। वो जो दुर्घटना हुई, ये सब चीजें हुई, इन सब ने सबक दिया और इन सब से कोल्ड वॉर को खत्म करने में मदद मिली। और कोल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो फिर ऐसा लगा कि ये सब शक्तियां सब अलग क्यों ना हो जाएं। तो दिसंबर 1991 आते आते 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का पूरी तरह से विघटन हो गया। और अंतिम समय में जो पहले से विघटन हो रहा था, 89 से लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया था। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इनने पहले निकल लिए, फिर काफी दूसरे देश नीचे वाले, जॉर्जिया और ये सब अलग हो गए। यूक्रेन, बेलारूस और रशिया, ये तीनों अलग हो गए 25 दिसंबर। यूक्रेन थोड़ा और पहले हो गया, लेकिन ये लास्ट में 25 दिसंबर 1991 के आसपास पूरा ही खत्म हो गया। टाइमलाइन आप लोग देख लीजिएगा।
यूएसएसआर का डिसोसिएशन, तो आपको पूरा ग्राफिक्स मिल जाएगा। और 1991 में जब ये सब अलग हुए, उससे पहले ही बेलारूस, यूक्रेन और रशिया ने मिलकर के एक CIS बनाया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उन्होंने कहा यूएसएसआर तो जा रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन हम सब लोग जो किसी समय रशिया का पार्ट थे, यूएसएसआर का पार्ट थे, आपसी सहयोग करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, पिकनिक मनाते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, और हम लोग स्वाभाविक दोस्त होंगे, म्यूचुअल फ्रेंड होंगे। और CIS उसका नाम होगा, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। CIS की स्थापना हुई और CIS के तहत, अब CIS पे एक टिप्पणी जरूर लिखिएगा, कम से कम 100 वर्ड के, तो आपको फिर नोट्स बनता जाएगा आपका। मैं सबके इन्फोग्राफिक ढूंढिए, अगर आप PDF बना रहे हैं या इस टाइप का कुछ बना रहे हैं तो उसमें जोड़ते जाइए, नहीं तो आप लिखते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए, आज आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। CIS की स्थापना के बाद में यूक्रेन और रशिया और इन सब ने इस प्रकार के, यूक्रेन शब्द का मतलब होता है बॉर्डर लेंट, यूक्रेन शब्द का अर्थ होता है बॉर्डर लेंट, बॉर्डर बिटवीन यूरोप एंड रशिया। एक तरफ यूरोप आ जाता है, एक तरफ रशिया। तो बॉर्डर किसका? रशिया का बॉर्डर, क्योंकि यूएसएसआर का बॉर्डर था ना, तो यूक्रेन शब्द का मतलब ही होता है बॉर्डर लेंट, बॉर्डर। रशिया से जुड़े हुए जो यूक्रेन के हिस्से हैं, क्योंकि हम यूक्रेन पे फोकस कर रहे हैं, मैं इसलिए बाकी दूसरी जगहों पे नहीं जा रहा। बेलारूस में बिल्कुल लुकाशेंको है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो एक डिक्टेटर है और वो किसी की नहीं सुनते और अपने ही लोगों पे बहुत अत्याचार भी करते हैं। बहुत बुरी खबरें आती है बेलारूस से, और वो रशिया का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो पुतिन को पसंद करता है ऐसा आदमी। दोनों डिक्टेटर हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो ना तो नेटो में जाएगा, ना यूरोपियन यूनियन में जाएगा। तो बेलारूस बिल्कुल अलग चीज है, अभी उसको बिल्कुल अलग कर दीजिए। यूक्रेन के ऊपर ही फोकस करते हैं हम लोग। यूक्रेन एक ऐसा हिस्सा है जो यूक्रेन का डोनबास रीजन जो पूरा आता है, तो ये वाला जो रीजन है डोनबास वाला, जो दो हिस्से अभी उन्होंने अलग कर दिए, और प्रो रशिया हिस्सा रहा है हमेशा से। यहाँ रशियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रशिया के ही लोग ज्यादा है, रशिया को मानने वाले लोग ज्यादा है, प्रो रशियन ज्यादा है। और जो यूरोप से जुड़ी हुई बॉर्डर है यूक्रेन की, वो प्रो यूरोपियन लोग ज्यादा है, वो चाहते हैं कि यूरोप के साथ चले जाएं। और रशिया से जुड़ी हुई बॉर्डर के अधिकांश लोग चाहते हैं कि हम रशिया के साथ जाएं। तो शुरू से वहां मिलिशिया काम कर रहा था रशिया के फेवर में, और वो जेलेंस्की को भी पसंद नहीं करते थे। तो 1991 में पहली बार डेमोक्रेसी को अपनाया यूक्रेन ने, और 1991 में जो बोरिस येल्त्सिन, एक व्यक्ति का नाम आएगा यहां पर, गोर्बाचेव के बाद बोरिस येल्त्सिन, वो रशिया के राष्ट्रपति हुए, जिसके समय में पूरी तरह से डिसोसिएशन काम कर गया। बोरिस येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन जो राष्ट्रपति था रशिया का, वो चुना हुआ राष्ट्रपति, पहली बार डेमोक्रेसी से चुन करके आने वाला राष्ट्रपति। उससे पहले तो यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री था, उसमें तो चाइनीज पैटर्न पे वही वन पार्टी सिस्टम और उसी टाइप की चीजें ज्यादा थी, उस प्रकार के इलेक्शन और वो सब नहीं होते थे। तो पहली बार डेमोक्रेसी का प्रवेश कब होता है? 1991 में। और 91 के बाद 92 से जो पूरा चलता है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है। तो चुन करके आने वाले राष्ट्रपति, और उधर यूक्रेन में आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आऊंगा बिल्कुल एकदम आखिरी में 2004 के आसपास, ऑरेंज रिवॉल्यूशन के वहां पर, ठीक है, ताकि वहां से आपका बहुत रिलेवेंस बना रहे उसका। बोरिस येल्त्सिन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बोरिस येल्त्सिन जो व्यक्ति था वो थोड़ा सा मदमस्त रहने वाला व्यक्ति था, शराबी आदमी था, खूब शराब पीता था, और ज्यादा जो है वो समझ नहीं रखता था इस तरह की। और बोरिस येल्त्सिन के 2 कार्यकाल रहे हैं। दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में तो उसका जो है
वहीं सार्वजनिक सभाओं में ही पेशाब कर देता था वो, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। उस समय में केजीबी ऑफिसर था पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जो अभी राष्ट्रपति हैं, ये उस समय के यंग केजीबी ऑफिसर थे, जासूसी स्पाई ऑफिसर थे और जासूसी का काम करते थे बोरिस येल्त्सिन के लिए। तो अंदरूनी चीजें बहुत कुछ पुतिन को पता थी, और खास करके बोरिस येल्त्सिन किस प्रकार का दिमाग है, कितना शार्प है, क्या है, वो सब उसको पता था कि इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। और पुतिन उस समय में 98 के आसपास आते आते जो है 99 वाले में प्रधानमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री के तौर पे अपनी नियुक्ति करता है। और वो बोरिस येल्त्सिन के द्वारा एक तरह से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना हुआ। किसको? व्लादिमीर पुतिन को। ये लगने लगा था कि अब जब येल्त्सिन जाएंगे तो पुतिन इनके उत्तराधिकारी होंगे। तो ये घटना है जब इधर पुतिन के इसमें चल रही थी, लेकिन पुतिन प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन उनको पता था कि अगर मुझे राष्ट्रपति बनना है पुतिन को, तो पुतिन को जनता को प्रभावित करना आना चाहिए। और जनता मुझे बिल्कुल नहीं जानती है, कि मुझे तो एबीसीडी भी नहीं पता, भाषण कैसे देते हैं, जनता को कैसे प्रभावित करते हैं, जनता वोट कैसे देती है, डेमोक्रेसी क्या है, ये सब तो पुतिन को बिल्कुल नहीं पता था। तो पुतिन ने लोगों को कुछ भटकाने के लिए, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी इस बारे में भी, लेकिन कई तरह की चीजें आती है, उसमें से कुछ ऑथेंटिक चीजें हैं। ऑथेंटिक क्या कहें, आप गोपनीय या तो नहीं है, मीडिया में है, आप विकिपीडिया पे भी जाके देख सकते हैं। पुतिन ने रक्षा वाला काम भी देखा, और खास करके एक ऐसी इमेज बनाई कि एक बिल्डिंग के अंदर विस्फोट हुए जिसमें 300 के आसपास लोग मारे गए और घायल हुए काफी लोग। और जब वो विस्फोट हुए तो पुतिन आए सामने और उन्होंने कहा कि विस्फोट जो है चेचनिया में जो मुस्लिम उग्रवादी हैं उन्होंने किया है। चेचनिया बहुत छोटा सा देश था, छोटा क्षेत्र था, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। और उन्होंने जाकर के रशियन विमान जाकर के जबरदस्त बमबारी जो आप लोग अभी देख रहे हो, पूरा चेचनिया बर्बाद कर दिया और सबको खत्म कर दिया वहां। और पूरा चेचनिया विद्रोह या चेचनिया के उग्रवादी, और कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ कारगिल हुआ था उसमें जो कारगिल में लोग लड़ने के लिए आए थे, आतंकवादी घुसे थे पाकिस्तानी सेना के साथ में, वो चेचनिया के भी थे। चेचनिया के उग्रवादी भी थे, अलकायदा वाले भी थे, तालिबान वाले भी थे, पाकिस्तान के भी थे। तो इस तरह से मिले जुले काफी लोग जो है आतंकवादी उसमें प्रवेश कर गए थे, क्योंकि चेचनिया के लोगों को बर्फ में और ऐसे कारगिल जैसे क्षेत्रों में लड़ाई लड़ने का काफी अभ्यास था, क्योंकि उन्होंने चीन रशिया के साथ में इस प्रकार का युद्ध किया है। तो उसी समय में वो जो है चेचनिया को दबा रहे थे पुतिन। और येल्त्सिन जो थे एक प्रकार के, बोरिस येल्त्सिन जो था वो नेतृत्व था उनका। और तो लोगों में एक मैसेज गया कि हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो घर में घुस के मारता है। तो चुनाव के लिए बहुत सूट करता है, चुनाव के लिए ये चीज बिल्कुल एकदम ऐसा चाहिए, क्योंकि हर कोई आदमी जो है, हर आदमी ऐसे किसी नेता को पसंद करता है, ऐसे लीडर को पसंद करता है जिसने भी बम विस्फोट किए, जिसने भी आतंकवादी घटना की, उसको जाकर के मुंह तोड़ जवाब देना। तो इसकी बहुत वाहवाही हुई, और पहली बार जब चुनाव हुए तो 50% के आसपास वोट मिल गए पुतिन को। तो पुतिन को लगा कि ये चीज काम करती है। बाद में कुछ दिन बाद 1 बजे के बम प्लांट करते हुए फिर कुछ लोग पकड़े गए, बाद में पता चला वो पुतिन के आदमी थे। और फिर उसने, पुतिन ने कहा नहीं, बोले ये हम मॉक ड्रिल कर रहे थे, ऐसे ही प्रैक्टिस रिहर्सल कर रहे थे, वाकई में ऐसा कुछ होगा नहीं, चिंता मत करो कोई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी फिर पुतिन को। तो इस प्रकार की चीजें भी निकल करके आती है। तो हिस्ट्री बहुत कुछ कहती है, हिस्ट्री जो है ये पुतिन का निर्माण कैसे हुआ। बाद में पुतिन को लगा कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन फिर जो है 5 साल बाद चुनाव हुए तो पॉपुलैरिटी, चुनाव के समय में वो 1-2 जगह भाषण वगैरह देने गए, एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का उसमें गए तो वहां बूइंग होने लगा, उनको खिलाफ लोगों ने भयंकर नारे लगाए और हुटिंग की उनकी। तो उसको लगा कि तो मामला गड़बड़ है, तो दूसरे दिन उसने ग्रोजनी पे उन पे आक्रमण कर दिया। तो ये जो है ये इंटरनल पॉलिटिक्स का भी पार्ट हो सकता है। कौन सा? यूक्रेन, कि पुतिन आगे स्थापित होने के लिए रशिया के लोगों के दिमाग में इस तरह से कि हम घर में घुस के मारते हैं।
यानी ऐसे जेलेंस्की वगैरह लोगों को बहुत भयंकर शपथ सिखाते हैं। उससे हो सकता है कि डोमेस्टिक लेवल पे उनकी जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादा मजबूत होता है। एक थ्योरी है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वाली, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कई बार इस प्रकार का एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा करना पड़ता है, ठीक है, और पुलवामा वगैरह भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें भी सपोर्ट करती है, तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे। तो बाकी ये एक थ्योरी है, एक पार्ट है उसका, तो इसको आप जोड़ सकते हैं इधर उधर कहीं से भी, ठीक है ना। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए वो सब चीजें बहुत जरूरी होती है। वैसा मजबूत नेतृत्व जो बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देता हो, घर में घुस करके मारता हो, ये लैंग्वेज बहुत जरूरी है। और भारत में यहाँ तक कि रशिया के लोग पसंद क्या करते होंगे, हम लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे यहाँ सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पुतिन झुकेगा नहीं साला। देखो वो मतलब वो जो है चैनल वाले पगला रहे हैं मतलब उसके पीछे। तो आप लोग देखो तो सही, तो पुतिन जो है उसका जो छवि है वो मतलब बोल्ड आदमी को पसंद करते हैं, जो किसी के दूसरे घर में जाकर के आक्रमण करता है उसको पसंद किया जाता है, चाहे जो हो रहा हो, सामने वाले के ऊपर क्या बीतती है उससे मतलब नहीं है, उसको पसंद किया जाता है। तो ये कहानी थी पुतिन की। अब उनके 98% वोट मिलते हैं उनको। कितने मिलते हैं? 98% मिलते हैं, उससे कम मिलते नहीं है। और थोड़े समय के लिए वो दिमित्री मेदवेदेव को 5 साल के लिए लाए थे, क्योंकि संविधान अलाउ नहीं कर रहा था उनको अगले चुनाव के लिए। तब उन्होंने सारी शक्तियां प्रधानमंत्री को देके खुद प्रधानमंत्री बन गए और राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को बना दिया, कठपुतली वाला। और बाद में उन्होंने संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति को अनंत काल के लिए कर लिया। तो अब वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वही राष्ट्रपति रहेंगे, क्योंकि 98% वोट तो मिलते ही हैं। तो इसका मतलब वोट पड़ते भी हैं कि नहीं है वो बात अलग है। तो डेमोक्रेसी जो है वो इस तरह से हाईजैक कर ली गई। तो रशिया की स्टोरी तो आपको यहाँ तक के समझ में आ गई, वो हम वर्तमान तक ले आए। आइए अब चलते हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन में जो लोग रहे वो थोड़े से मिक्स रहे, लेकिन 2004 के आसपास एक व्यक्ति था विक्टर मिलोनोसोविच। विक्टर मिलोनोसोविच जो थे वो प्रो रशियन थे और एक तरह से वो व्लादिमीर पुतिन के ही व्यक्ति थे। विक्टर मिलोनोसोविच जो था वो व्लादिमीर पुतिन का ही था, उसी की कठपुतली था। और वो रशिया को पसंद भी करता था, पुतिन को भी पसंद करता था। 2004 में जब ये इलेक्शन हुआ तो विक्टर मिलोनोसोविच जीता और ये सब हुआ, तो फिर बाद में लोगों ने विरोध किया, खास करके विरोध हुआ किस बात का? ऑरेंज रिवॉल्यूशन उसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट्स बनाइएगा। ऑरेंज रिवॉल्यूशन, ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ मिलोनोसोविच के अगेंस्ट। और फिर बाद में रन ऑफ इलेक्शन हुआ और सुपरवाइजर बनाए गए यूरोपियन लोग, और मिलोनोसोविच की जगह विक्टर युश्चेंको यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए। और जनता ने एक तरह से खदेड़ दिया। चुने हुए राष्ट्रपति के ऊपर बोगस वोटिंग का और फर्जीवाड़े का आरोप लगा कि आपने फ्रॉड किया है, इलेक्शन में फ्रॉड किया है। और फिर जब रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो उसमें विक्टर मिलोनोसोविच बाहर हो गए और विक्टर युश्चेंको जीते। तो जनता ने जश्न मनाया कि जीत हुई न्याय की, और खास करके प्रो यूरोपियन व्यक्ति जो है वो इसमें आ गया। विक्टर युश्चेंको और ये सब चलता रहा 2009-10 के आसपास। फिर विक्टर मिलोनोसोविच आ जाता है सत्ता में, और 2014 के जब चुनाव हुए तो फिर विक्टर मिलोनोसोविच आ गया। फिर फ्रॉड के आरोप लगे कि फिर इलेक्शन में फ्रॉड हुआ 2 बार किसी एक राष्ट्रपति के ऊपर, 2 बार ये आरोप, इतिहास में और कहीं नहीं लगा। और तब एक घटना होती है कि यूरोपियन प्रतिनिधि मंडल जब उनसे मिलने के लिए आता है तो वो उनसे मिलने के लिए और कॉपरेशन जो एग्रीमेंट होने वाला था उसके ऊपर वो हस्ताक्षर करने से मना कर देता मिलोनोसोविच। तो जनता नाराज हो जाती है कि आप यूरोपियन प्रतिनिधि मंडल से कैसे नहीं जुड़ते और उनसे हस्ताक्षर क्यों नहीं करते, क्योंकि जनता तो चाहती थी यूरोप के साथ ज्यादा ज्यादा मिक्स होना। तो जो दूसरी रिवॉल्यूशन हुई थी वो कहलाती है मैदान रिवॉल्यूशन, ठीक है।
मैदान रिवॉल्यूशन फॉर डिग्निटी, रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी उसको कहते हैं। पहला है ऑरेंज रिवॉल्यूशन, दूसरा रिवॉल्यूशन मैदान रिवॉल्यूशन, हिंदी वाले मैदान, रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी। और मिलोनोविच को खदेड़ा जाता है अगेन। ठीक है, और कौन बनता है? हाँ हाँ, जेलेंस्की तो अभी आया 19 में। पेट्रो पोरोशेंको कौन राष्ट्रपति बना? पेट्रो पोरोशेंको। पेट्रो पोरोशेंको जो है वो राष्ट्रपति बनता है। ये फिर डेमोक्रेटिक और उस टाइप का आदमी और लोगों का वो, और फिर बाद में आता है जेलेंस्की। ठीक है, जेलेंस्की जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति 2019 से। तो अब जो है, अब एक जो चीज जो आपको बताया था कि काइवन रूस, फिर से आ जाइए वहीं पे, अभी का वर्तमान झगड़ा। ठीक है, काइवन रूस वर्तमान झगड़े पे आते हैं। और वो क्या बोलता था? आप हमारे लिटिल रशियन हो, आप हमारे भाई हो, और आप उधर कैसे नेटो। तो अब कुछ संधियां हैं, कुछ बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग है जिनको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मैं नाम कल बता दूंगा। एक तो जैसे अलमाता डिक्लेरेशन, जो जिससे CIS का निर्माण होता है। अलमाता कहाँ है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान कहाँ पर है बताओ? अलमाता, अलमाटी बोलते हैं ना हम लोग। कहाँ की राजधानी है? तो याद करो सारे ईस्टर्न कंट्रीज। अभी मैं आज जितने भी कंट्रीज बता रहा हूँ ना, USSR के 15 कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज 5-6, और इधर के सारे बाल्टिक और ये सब, इन सब की कैपिटल याद करो, वर्तमान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री याद करो यहाँ के। ठीक है, आज का होमवर्क लिखो, अच्छा खासा तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये और कुछ इनकी संधियां जो रशिया के साथ में इनके डिक्लेरेशन होते हैं, वो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क एकॉर्ड, जिसके तहत वो बात करता है बार बार। तो नेटो की सदस्यता नहीं लेंगे, ये आश्वासन कई लोगों ने दिया, और डिमिलिटराइजेशन भी इसीलिए यूक्रेन का करवाया गया। यूक्रेन के पास दुनिया के 3रे नंबर के परमाणु हथियार थे। ठीक है, न्यूक्लियर आर्सेनल में यूक्रेन 3रे नंबर पे था, क्योंकि रशिया जब था, पुराना USSR जब था, और उसके पास जो न्यूक्लियर पावर था उसका अधिकांश हिस्सा यूक्रेन में इंस्टॉल किया हुआ था, क्योंकि बॉर्डर लैंड कौन सा था? यूक्रेन। इसलिए यूरोप से, नेटो से शीत युद्ध के समय में आक्रमण की संभावना कहां से थी? यूक्रेन पर ही आक्रमण की सबसे ज्यादा संभावना थी। तो यूरोपीय ताकतों और अमेरिका से खतरा यूक्रेन पे ही लगता था। ऐसा लगता था कि यूक्रेन पे ही खतरा होगा, तो वहीं पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल इंस्टॉल किए गए थे। तो वहीं पर था उसका इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट वहीं पर था। तो इसलिए यूक्रेन के पास 3रे नंबर के थे। और तब जो हस्ताक्षर हुए थे और कहा गया था कि डिसआर्मामेंट करो, और यूक्रेन तुम तो अपने न्यूक्लियर हथियार नष्ट करो, उस पर तीनों ने आश्वासन दिया था, US ने, UK ने और रशिया ने, कि तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण होगा तो हम तीनों आएंगे बचाने के लिए। तुम तो अपना न्यूक्लियर जो भी आर्सेनल है उनको खत्म करो। और 1992, 93, 94, 95 ऐसे सिलसिलेवार आप जाओगे तो 1998 तक, 95-96 तक आते आते यूक्रेन अपने समस्त हथियार नष्ट कर चुका था, चेरनोबिल बंद हो चुका था, और केवल वो बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था, जिसको भी अभी इन्होंने सबसे पहले कब्जा कर लिया। और उनको नष्ट इसलिए कर रहे हैं USSR, अभी रशिया उस पर नष्ट इसलिए कर रहा है कि फ्यूचर में वो हमेशा तो वहां रहेगा नहीं, फिर से जेलेंस्की की जगह किसी दूसरे को बिठा करके और यहाँ आएगा। लेकिन फ्यूचर में यदि कोई फिर से डेमोक्रेटिक या प्रो यूरोपियन अगर कोई राष्ट्रपति बनता है
यूक्रेन में, तो कम से कम वो परमाणु हथियार तैयार न कर सके, इसलिए पूरा सब कुछ नष्ट कर रहे हैं उसको। बात समझ में आ रही है? अभी युद्ध में वो सब चीजें नष्ट कर रहे हैं। नष्ट करने का कारण आपको समझ में आ रहा होगा, ताकि वो न्यूक्लियर एनर्जी को इधर इस्तेमाल न कर सके, न्यूक्लियर आर्सेनल में न कर सके। सबसे ज्यादा हथियार थे रशिया के पास, दूसरे नंबर पे यूएस के पास थे, और तीसरे नंबर पे यूक्रेन के पास थे। तो उसको जीरो कर दिया, यूक्रेन को जीरो कर दिया और बाद में अटैक कर दिया। इससे एक गलत मैसेज ये जाता है, सीटीबीटी, पीटीबीटी और तमाम प्रकार के ये चीजें जिनमें हम डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, निशस्त्रीकरण की बात करते हैं, उसमें एक नेगेटिव मैसेज ये गया अभी यूक्रेन के प्रति कि कभी भी अपने परमाणु हथियार नष्ट ना करो, क्योंकि आपके ऊपर अटैक हो सकता है। यूक्रेन के पास ये परमाणु हथियार होते तो रशिया उस पर अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि वो अभी जेलेंस्की क्या बोलता कि मैं एटम बम गिरा दूंगा या मैं यहां से ये चला दूंगा। बात समझ में आई? तो ये खतरनाक चीज है, निगेटिव चीज। तो ये भी आप देखिएगा कि सिलसिलेवार न्यूक्लियर हथियार किस प्रकार नष्ट कराए गए यूक्रेन की, ये भी एक एंगल है उसमें बहुत। ये इतने सारी चीजें जब आप देखोगे तब जाकर के बातें समझ में आएगी। और ज्योग्राफी तो पूरा देखिए, मेडिटेरेनियन सी कहाँ जा रहा है, ब्लैक सी कहाँ है, पोर्ट कितने हैं, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाए, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। तो अभी जो युद्ध वाली बात है वो आपको ये वाली चीज है कि प्रोवोक कौन कर रहा है। आप नेटो में शामिल होने की बात कर रहे थे, आप यूरोपियन यूनियन के लिए आवेदन दे चुके थे, और ये उसके लिए खतरनाक है रशिया के लिए। रशिया के लिए खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि आइए हम ज्योग्राफी में आ जाते हैं। ज्योग्राफी में यदि आप आओगे तो सेवेस्तोपोल एकमात्र ऐसा बंदरगाह है, एक पोर्ट है सेवेस्तोपोल, जो क्रीमिया वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रीमिया क्राइसिस, एक नोट ये बनाइए, क्रीमिया क्राइसिस 2014 में जब ये सब चल रहा था कि यूक्रेन थोड़ा थोड़ा झुक रहा है यूरोप की तरफ, तभी क्रीमिया पे कब्जा कर लिया रशिया ने, और इसीलिए 2018 में सीआईएस छोड़ दिया यूक्रेन ने। सीआईएस की सदस्यता का विड्रॉवल भी पढ़ लीजिएगा, सीआईएस भी खत्म हो गया। ठीक है, सीआईएस बनाया था यूएसएसआर के आसपास, वो खत्म डिसोसिएशन के वहां, तो सीआईएस भी खत्म हो गया। तो सीआईएस के ऊपर जब आप नोट बनाओगे तो सीआईएस छोड़ते हुए लगेंगे लोग आपको सारे, धीरे धीरे सीआईएस छोड़ते गए, और लास्ट में जाके यूक्रेन भी छोड़ देता है क्योंकि वो नाराज हो जाता है किससे, क्रीमिया पर कब्जा। और क्रीमिया पे कब्जा करते ही ब्लैक सी में काफी कुछ एक्सेस मिल जाता है। रशिया की जो ज्योग्राफी है वो उसको आक्रमण करने पर मजबूर करती है। रशिया की ज्योग्राफी ही यूक्रेन पर आक्रमण करने पर मजबूर करती है। तो रशिया की ज्योग्राफी को अगर आप नहीं जानोगे तो इस युद्ध को नहीं समझ सकते। रशिया के नॉर्दर्न कोस्टल लाइन जितनी भी 38,000 किलोमीटर की है, 38,000 किलोमीटर की उसकी नॉर्दर्न कोस्टल लाइन है, उत्तरी समुद्री सीमा। वो आर्कटिक सी से और आर्कटिक क्षेत्र से लगती है, जो फ्रीज रहता है, जो ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर पोर्ट है लेकिन कोल्ड वाटर है और काम के नहीं है, 12 महीने बर्फ जमा रहती है। तो उसकी 38,000 किलोमीटर की सीमा किसी काम की नहीं, नॉर्दर्न वाली। एक तरफ वो चाइना से लगा हुआ है, नीचे वो कॉकेशियन बेल्ट से है, और इधर आते हैं तो ब्लैक सी में खुलता है। और ब्लैक सी में खुलने के लिए उसके पास जो दो पोर्ट हैं, सोची और एक और नोवातिसरैक, वो दोनों पोर्ट जो हैं वो उतने डीप नहीं है, वहां ना तो नेवी काम करेगी ठीक से, ना ही व्यापार ट्रेड बहुत अच्छे से हो सकता है। सेवेस्तोपोल का जो पोर्ट है वो क्रीमिया की वजह से उसके पास है, और वो यूक्रेन की वजह से सूट करता है। ठीक है, ये जो मजबूरी है कि अगर आपको ब्लैक सी के माध्यम से जाना है और फिर बाद में मेडिटेरेनियन सी में आने के लिए आपको टर्की के पास से गुजरना, बेल्फोरस स्ट्रेट चैनल से पास करना जरूरी है, और उसको रजब तैयब अर्दवान अभी तो करने दे रहा है गुड फेथ में, लेकिन किसी भी दिन वो मना कर सकता है। टर्की का राष्ट्रपति किसी भी दिन उसको ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी में जाने से मना कर सकता है। और वहां आ गए आप भूमध्य सागर में, फिर दुनिया के लिए खुल गए। तो रशिया को यदि दुनिया से व्यापार करना है तो उसको ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी में जाने के लिए यूक्रेन
तो अभी करने दे रहा है उसको, लेकिन जिस दिन यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेगा, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लेगा, रशिया वहां से नहीं व्यापार कर पाएगा। बात समझ में आई? फिर वो गुट पे तो बचेगा नहीं, और जब रशिया वहां से व्यापार नहीं कर पाएगा तो दुनिया से कट जाएगा। दरअसल अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया का व्यवहार नहीं बदलना चाहते, बल्कि रशिया को खत्म करना चाहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? दरअसल यूरोपियन यूनियन का ये चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी खतरनाक स्थिति है। बात समझिए थोड़ा सा। इसलिए इसको ज्योग्राफी को अगर आप समझोगे तो वहां आपको मजबूरी लगेगी। अभी चीन बड़ा उत्साहित है कि नॉर्दर्न सी रूट खुल जाएगा नया वाला, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज गति से हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और आर्कटिक पूरा पिघल जाएगा। तो मैं बेरिंग स्ट्रेट से ऊपर होकर के और नॉर्दर्न सी रूट से सीधा अटलांटिक पहुंच जाऊंगा। मुझे इधर मलक्का होकर के और नीचे इंडिया के नीचे से निकल हिंद महासागर में इंडियन ओशन से जाकर के गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्ट्रेटेजिक काफी अच्छा हो जाएगा। इंडिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अभी क्या होता है कि उसको लगता है कि इंडिया से पंगा लेंगे तो मेरे जहाज जब मलक्का से निकलते हैं, उधर से निकलते हैं, तो फिर मुझे इंडिया नुकसान पहुंचा सकता है। वहां पर उसकी नेवी घूमती है और उसकी बॉर्डर में भी है, और इंटरनेशनल सपोर्ट भी उसको मिल जाएगा। तो रशिया चीन पंगा नहीं लेता, लेकिन चीन और रशिया दोनों ही उत्साहित है कि ग्लोबल वार्मिंग तेजी से हो और फिर बाद में नॉर्दर्न सी रूट खुल जाए, आर्कटिक सी से बेरिंग होकर के सीधा अटलांटिक में चले जाए। कुछ बात समझ में आ रही? तो नॉर्दर्न सी रूट वाला मसला भी पकड़ लीजिएगा, न्यू नॉर्दर्न सी रूट फ्यूचर का। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी गति से होता रहा तो रशिया और चाइना के लिए एक नया सी रूट हो जाएगा। फिर उनको ऐसे यूक्रेन और क्रीमिया इनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके पास तो फिर पूरे ही आर्कटिक वाला रेंज, इतने सारे पोर्ट होंगे उनके पास, एक से एक पोर्ट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वार्म वाटर पोर्ट चाहिए, अभी वो कोल्ड वाटर है। तो समझिए थोड़ा सा, मुझे लगता है काफी चीजें समझ में आ रही हो। बिना ज्योग्राफी को समझे आप लोग इसको, वॉर को इस तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ज्योग्राफी समझिए, स्ट्रेट को समझिए, पोर्ट को समझिए, और नीचे कॉकेशन माउंटेन को समझिए जो एक आयरन कर्टेन का काम करता था। और कॉकेशन माउंटेन वाला कॉकेशन रीजन ही ऐसा है जहां से जॉर्जिया से और वहां से स्टालिन और ये गोर्बाचेव जैसे लोग वहां से निकल करके आए। इसलिए वो रशिया में आकर के राष्ट्रपति बन जाते थे, जबकि थे माइनॉरिटीज। तो रशिया की बड़ी विशेषता थी, माइनॉरिटी आकर के राष्ट्रपति भी बन जाते थे। तो ये था रशिया पुराना, यूएसएसआर जिसको कहते थे। अब वो संभव नहीं है, अब वो लिटिल रशियन है। ठीक है? तो ये पूरी, अगर आप इस कहानी को ज्योग्राफी के साथ अब थोड़ी सी इकोनॉमी के मामले में समझ लेते हैं तो मजबूरी समझ में आ गई। सेबेस्टोपोल पोर्ट, ठीक है, यूक्रेन की वजह से। यूक्रेन इजाजत दे रखी है रशिया को, खास करके क्रीमिया के बाद में। क्रीमिया लिए इसीलिए ताकि वो सेबेस्टोपोल को यूज कर सके और आसानी से ब्लैक सी में प्रवेश कर सके। अदरवाइज तो रशिया का समुद्र से कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा और वो दुनिया भर से व्यापार करने से बच जाएगा। इकोनॉमी में आ जाइए। रशिया की इकोनॉमी में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है: गैस, ऑयल, पैलेडियम, निकेल। निकेल, पैलेडियम 2 धातुएं, और गैस और ऑयल, ये सबसे इंपॉर्टेंट उसके एक्सपोर्ट किए जाने वाले पदार्थ हैं। उसमें गैस का 80% वो यूक्रेन से पाइपलाइन डाल करके यूरोप पहुंचाता है। और जर्मनी ने मौका दिया है उसको सीधा जुड़ने का नॉर्ड टू पाइपलाइन के माध्यम से। क्या बोलते हैं उसको पूरा? नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। तो एक शॉर्ट नोट इस पे भी लिखिएगा, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पे। ये सीधी चीजें, ये एंगेला मर्केल के साथ जो पुतिन के रिलेशन थे उसकी वजह से ये तैयार हुआ। और जब कभी बात होती थी यूरोपियन यूनियन की या नेटो की, तो एंगेला मर्केल ही एकमात्र यूरोप में से कहती थी कि नहीं, मुझे पुतिन के साथ जुड़े रहना है। मतलब वो सीधी सी,
तो एंगेला मर्केल ने खूब सपोर्ट किया, लेकिन अभी जो नए जो चांसलर हैं उन्होंने अभी अंततः कहा कि हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बंद कर रहे हैं। तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो गैस की सप्लाई, ऑयल की सप्लाई जो है इन्हीं के माध्यम से होनी थी। और अभी जो जितना गैस सप्लाई होता है उसका 80% किसके थ्रू होता है? यूक्रेन के थ्रू। इसलिए उसको यूक्रेन चाहिए, किसी भी कीमत पे यूक्रेन चाहिए। और अगर वो यूक्रेन शामिल होता नेटो में या यूरोपियन यूनियन में, तो डेफिनेटली वो 80% अपना गैस का व्यापार तो यहाँ खत्म हो जाता है उसका। तो उसकी इकोनॉमी को यदि देखेंगे तो उसके पार कुछ नहीं है। जो ट्रंप के सामने चुनाव लड़े थे मैकेन, वो जो है वो मजाक में कहते थे कि रशिया अपने आप को देश कहता है, लेकिन वो एक पेट्रोल पंप से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो रशिया इज ए पेट्रोल पंप, नॉट कंट्री। मतलब वो कंट्री समझता है अपने आप को, लेकिन वो है एक पेट्रोल पंप, बस। पेट्रोल पंप देश नहीं हो सकता। तो उसकी ज्यादा ही इज्जत नहीं करते अमेरिकन भी, क्योंकि देश होने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, इसलिए रशिया जो है अब अपनी सिलिकॉन वैली डेवलप कर रहा है और साइबर अटैक में बहुत आगे है, और दुनिया भर के साथ मतलब वो डैमेज भी करता है और कंस्ट्रक्शन की भी बात करता है, दोनों तरह की करता है। और अब वो अपने पैरों पे खड़ा भी होना चाहता है, वही आत्मनिर्भर भारत जैसा सब जगह चल रहा है अभी। लेकिन रशिया की इकोनॉमी में 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और चाइना की मैंने बताया 18 ट्रिलियन के आसपास है। हमारी आधी इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी का आधी है। 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी। रशिया कितनी है? 1.8। इंडिया का भी आधा है, लेकिन उसके बाद दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर है, वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल है। 7,000 परमाणु हथियार हैं, लगभग 6,500 अमेरिका के पास है। चीन के पास 300 के आसपास होंगे, हमारे पास 60 है, पाकिस्तान के पास 70 है। तो ये परमाणु हथियारों की संख्या वाला जो ग्राफिक्स है वो नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन। तो वो आपको न्यूक्लियर आर्सेनल की लिस्ट मिल जाएगी। तो इन्फोग्राफिक में जाइए और सब इकट्ठे कीजिए। पता नहीं कब कौन सा सवाल कहां से आएगा। आज जो मैंने बताया उसमें से बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसके लिए नोट्स बनाना पड़ेगा एक एक पैराग्राफ वाला, तब जाकर कब्जे में आएगा। इंटरव्यू में इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा जो हमने बताया। अगर ये पूरा आपने समझ लिया, इसमें इंटरेस्ट बनाए रखा। मैं कल थोड़ा सा और कोशिश करूंगा, साइंस शुरू करने वाला था लेकिन ये बीच में आ गया थोड़ा, यूक्रेन ने, अब रशिया ने कर ही दिया अटैक, तो अब करना ही पड़ेगा हमको भी कुछ न कुछ उसका। तो हमको गले पड़ गया है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, तो ये हम लोग करवा रहे हैं आपको, तो इसको करिए। ठीक है, तो इकोनॉमी में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी ध्वस्त है, उसके अलावा और कुछ नहीं है रशिया के पास में बहुत ज्यादा। और स्वाभाविक अभी उसने दोस्ती की है चीन के साथ में, नो लिमिट फ्रेंडशिप। उसका जो नारा है वो क्या है, कोट टैगलाइन क्या है, नो लिमिट फ्रेंडशिप, यानी हमारी फ्रेंडशिप की कोई लिमिट नहीं। तो चीन जो है रशिया का अब ऐसा दोस्त हो गया जिनकी कोई लिमिट नहीं है, और हमारी तो लिमिट वाली दोस्ती है। तो इसलिए संभल के हमको रहना पड़ेगा। तो वो उन दोनों का जबरदस्त दोस्ती चल रही है। चाइना भी एक्साइट है कि उसको व्यापार करने को एक पूरा देश मिलेगा फिर से। और रशिया टेक्नोलॉजिकली इतना साउंड नहीं है, इसलिए सेमीकंडक्टर वॉर या सेमीकंडक्टर चिप, तो सैंक्शंस का क्या इंपैक्ट होगा। सॉरी, मैं देख लेता हूं, टाइम तो बहुत लंबा जा रहा है। कल करेंगे हम बचा हुआ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा है तो कुछ हिस्सा कल करेंगे। चलिए, आज शांति पाठ।